अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अच्छा, कल हमने जो है ना काउंटिंग चार्ट को शुरू किया था। उसको हमने देखा था कि काउंटिंग चार्ट जो है ना कैसे वर्क करती है। आज उससे बिल्कुल मिलती-जुलती जो नेक्स्ट हमारे पास चार्टिंग टेक्नीक है, बिल्कुल उसी तरह काम करती है जैसे कि काउंटिंग चार्ट काम करती है। उसको हम चलें देखते हैं। देखें जी, बिन या उसका दूसरा नाम किसी जगह पे आपको बकेट चार्ट भी देखने को मिल सकता है। स्क्रीन शो हो रही है सबको बकेट चार्ट वाली? यस सर, हो रही है। ठीक है। देखिए, बकेट सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग एलिमेंट्स इनटू वेरियस ग्रुप और बकेट्स। यानी कि एलिमेंट्स को हमने बकेट्स में जो है ना डिवाइड करना है। कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। These buckets are formed uniformly distributing the elements. ठीक है जी। Once the elements are divided into buckets, they can be sorted using any other sorting algorithm. Finally, the sorted elements are gathered together in order. चलें जी, हम देखते हैं। इतना आपको समझ नहीं आएगी, हम बकायदा इसको ट्राई रन करके देखते हैं ये बकेट सॉर्ट है। देखिए जी, आपके पास एक अरे दी गई है। लेट्स से कि मैं इसको ए कह देता हूँ। ए अरे है मेरे पास। उसमें कुछ आइटम्स मौजूद हैं और वो हम देख रहे हैं कि अनसॉर्टेड है। तो कल जैसे हमने कि काउंटिंग सॉर्ट में देखा था, ये भी उसी से मिलती-जुलती है। बस थोड़ा-सा डिफरेंस है कि बजाय इसके हम इसको डायरेक्ट इंडेक्स पे जैसे कोई एलिमेंट इनकाउंटर होता था, हम क्या करते थे काउंटिंग सॉर्ट में, उसके इंडेक्स में एक इंक्रीमेंट कर देते थे। तो ये थोड़ा-सा बस मामूली सी डिफरेंस है, बाकी काम करने का तरीका इसका सेम है। देखें जी कैसे काम काम करती है। जैसे ही हमने इसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू किया ई अरे को, तो पहले मेरे पास 6 आया। तो हम काउंटिंग सॉर्ट में क्या करते थे, नीचे जो हमारे पास काउंट की अरे थी उसमें जाते थे और 6 में जो है ना एक प्लस कर देते थे। इनिशियली हम मान के चलते थे कि काउंट जो मेरे पास अरे है वो सारी उसमें ऑल आइटम्स में जो है ना 0 मौजूद है। तो इसमें बिन्स में भी ऐसे ही है। हमने बिल्कुल उसी तरह काम करेगी। पहले हम अरे में देखेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन-सा है। जैसे हमने फाइंड किया तो इसमें भी हमें पता चल गया देख के कि 15 एलिमेंट्स मैक्सिमम है। तो मुझे एक अरे चाहिए होगी जिसका साइज़ कम से कम 15 तक होगा। तो मैंने 0 से लेके 15 तक एक अरे बना ली, जिस तरह हम काउंटिंग सॉर्ट में किया करते थे। तो अब इस डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखें, जैसे 6 आया तो मैं बिन जो अरे है मेरे पास नीचे जो मैंने दूसरी अरे बनाई हो, इसके 6th इंडेक्स में जाऊँगा। 6th इंडेक्स पे मैं गया और मैंने क्या किया देखो, मैंने इसको एक नोड बनाई। उस जो है ना 6 को सेव करवा दूँ। उधर मैं क्या करता था कि उसके काउंट को प्लस कर देता था। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली जो मेरे पास मैंने बिन्स की अरे बनाई हुई, ये अरे ऑफ लिंक लिस्ट है। जैसे ही कोई भी एलिमेंट एनकाउंटर होगा, मैं उसके इंडेक्स पे जाऊँगा और वहाँ पे लिंक लिस्ट बना दूँगा। और अगेन सेकंड टाइम वही काउंट होगा तो मैं एक और नोड बना के पहले वाले लिंक लिस्ट के साथ अटैच कर दूँगा। तो जैसे 6 आया, मैं 6th इंडेक्स पे गया, मैंने एक नोड बनाई, उसमें 6 रखा और उसको अटैच कर दिया 6th इंडेक्स में। नेक्स्ट 3 आया, 3 के साथ भी ऐसे ही करूँगा, 3rd इंडेक्स पे जाऊँगा, एक नई नोड बनाऊँगा और उसमें 3 जो है सेव करवा दूँ। नेक्स्ट स्कैन किया तो 9 आया, 9th इंडेक्स पे मैं गया, वहाँ पे मैंने एक नई नोड बनाई और उसमें 9 रखवा दी। नेक्स्ट स्कैन किया तो 10 आया, तो मैं 10th इंडेक्स पे गया, वहाँ पे मैंने एक नई नोड बनाई और उसमें 10 सेव करवा दी। नेक्स्ट 15, 15th इंडेक्स पे मैं जाऊँगा, नोड बनाऊँगा और 15th उसमें सेव करवा दूँ। अच्छा, नेक्स्ट दोबारा 6 है, तो मैं 6th इंडेक्स पे गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो कोई बात नहीं है। मैं एक नई नोड बनाऊँगा, 6 उसमें सेव करवाऊँगा और उसको पहले वाले के साथ अटैच कर दूँगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 8 आया, तो मैं 8 इंडेक्स इंडेक्स पे गया, वहाँ पे मैंने एक नई लिंक लिस्ट बनाई, 8 रखवाया और 8th इंडेक्स के साथ जो है ना अटैच कर दिया, यानी कि ये भी एक लिंक लिस्ट बन गई। नेक्स्ट मेरे पास 12 आया, मैं 12th इंडेक्स पे गया जी, वहाँ पे मैंने एक नई नोड बनाई और उसमें 12 सेव करवा दी। नेक्स्ट 3, मैं 3rd इंडेक्स पे गया, मुझे पता चला कि पहले मौजूद है तो यहाँ पे लिंक लिस्ट, तो मैं नई लिंक लिस्ट नहीं बनाऊँगा बल्कि उसी को कंटिन्यू करूँगा। तो नई एक नोड बनाऊँगा मैं, उसमें 3 रखवाऊँगा और उसको पहली नोड के साथ लिंक कर दूँ। नेक्स्ट लास्ट आइटम मेरे पास आया 6, तो मैं अगेन 6 पे गया, एक ऑलरेडी बनी हुई थी तो मैंने एक और नई नोड बनाई और उसमें 6 को सेव करवा दिया। तो बस अब मैंने जैसे पहले किया था, लेफ्ट टू राइट बिन वाली अरे को स्कैन करूँगा और उसमें से एलिमेंट्स को जो है ना रिमूव करता हूँ। तो मैंने यहाँ से शुरू किया, पहले नंबर पे मुझे देखा कि 3 इंडेक्स पे जो है ना लिंक लिस्ट बनी हुई है।
लिंक लिस्ट का लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट जो है, ये पहली नोड जो है वो उसको मैं रिमूव करूंगा। लो जी, मैंने रिमूव कर दिया और उसकी वैल्यू को मैं एक अलग अरे में स्टोर करवा दूं। तो मैंने एक नई नीचे अरे बनाई हुई है, उसमें स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि इसी लिंक लिस्ट में कोई और नोड तो नहीं मौजूद। हाँ जी, मौजूद थी, तो मैं उसको भी रिमूव करूंगा और उसकी वैल्यू भी मैं एक नई अरे में स्टोर करवा दूंगा। अगेन मैंने स्कैनिंग स्टार्ट की था, फोर्थ इंडेक्स खाली है, फिफ्थ इंडेक्स खाली है, सिक्स्थ इंडेक्स पे मैं गया। सिक्स्थ इंडेक्स पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट मौजूद है, उसकी फर्स्ट नोड को मैं रिमूव करूंगा, अपनी अरे में सेव करवा दूंगा। उसके बाद मैंने देखा क्या इसमें मजीद कोई नोड मौजूद है। हाँ जी, मुझे पता चला कि अभी एक और नोड मौजूद है, उसको भी मैं रिमूव करूंगा और अपनी अरे में उसकी वैल्यू को स्टोर करवा दूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर से मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चला कि स्टिल इसमें एक और नोड जो है ना अभी भी मौजूद है, तो उसके साथ भी मैं यही करूंगा, उसको भी यहाँ से रिमूव करूंगा और उसकी वैल्यू को मैं अरे में स्टोर करवा दूंगा। अगेन मैंने स्कैनिंग स्टार्ट की, सेवंथ इंडेक्स पे गया खाली, एथ इंडेक्स पे गया तो देखा हाँ जी यहाँ पे भी एक लिंक लिस्ट मौजूद है, तो इसकी मैं फर्स्ट नोड को रिमूव करूंगा और अपनी अरे में स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद इसमें कोई मजीद नोड नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ तक की मेरी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। एट्थ से आगे इंडेक्स पे मैं मूव किया तो नाइन्थ इंडेक्स पे देखा मैंने एक और लिंक लिस्ट मौजूद है, उसकी फर्स्ट नोड को मैंने रिमूव किया और 9 को मैंने अपनी लिंक लिस्ट में सॉरी अरे में सेव करवा दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मजीद कोई नोड नहीं है, तो मैं स्कैनिंग को आगे कंटिन्यू करूंगा। टेंथ इंडेक्स पे गया, वहां पे मैंने देखा कि एक नोड मौजूद है, उसको मैंने यहाँ से रिमूव किया और उसकी वैल्यू को मैंने अपनी अरे में स्टोर करवा दिया। इसके बाद इसके कोई मजीद नोड मौजूद नहीं है, तो स्कैनिंग को मैं कंटिन्यू करूंगा। 11th इंडेक्स पे गया, मुझे पता चला कि इसमें नल पड़ा है, कोई भी इसमें मौजूद नहीं है लिंक लिस्ट। 12th इंडेक्स पे मैं गया, 12th इंडेक्स पे अगेन मेरे पास लिंक लिस्ट है, तो उसकी पहली नोड को मैंने रिमूव किया और उसकी वैल्यू को मैंने अपनी अरे में स्टोर करवा दिया। इसके बाद मुझे पता चला कि इसमें मजीद कोई भी नोड अभी मजीद बाकी नहीं रही, तो मैं अगेन अपनी स्कैनिंग को कंटिन्यू करूंगा। 13th इंडेक्स पे गया, वो खाली। 14th इंडेक्स पे गया, वो भी खाली। और लास्ट 5th इंडेक्स पे गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी एक लिंक लिस्ट मौजूद है, उसकी फर्स्ट नोड को मैंने रिमूव किया और उसकी वैल्यू को मैंने अपने अरे में स्टोर करवा लिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या मजीद कोई नोड मौजूद है, तो मुझे पता चला क्या नहीं, इसकी लास्ट नोड थी। तो इस तरह मेरी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई और जो मेरे पास नीचे जिस अरे में मैं वैल्यू को स्टोर करवाता आ रहा था, अब उसको देखेंगे तो वो एक सॉर्टेड अरे। तो इसकी भी बिल्कुल काउंटिंग सार्ट की तरह जैसे मैंने समझाई थी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो दोनों अरेज के हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। n1 है, लेट्स से दूसरी में n2 थे, और इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n जो है मेरे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी, यानी कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी मुझे लीनियर टाइम में अरे को सॉर्ट करके देता है। हाँ जी, समझ आ गई है बीन सॉर्ट की या बकेट सॉर्ट की कैसे वर्क कर रही है? नहीं सर, समझ नहीं आई। किस बात की समझ नहीं आई? तो पढ़ना था ना काउंटिंग सॉर्ट को। मैंने ज्वाइन किया है तो थोड़ा बहुत बता दें। सर समझ तो आ गई है, लेकिन ये जो आप ये बिन्स वाला है, ये अरे है? बिन्स वाला या नीचे आप लिंक लिस्ट बना रहे हैं ना, ऊपर अरे है या ऊपर भी लिंक लिस्ट ही है? ये अरे है, अरेज ऑफ लिंक लिस्ट है। ये सिंपल एक अरे है जिसके आगे हर इंडेक्स में एक मजीद लिंक लिस्ट मौजूद है। सही सही सर, समझ आ गई। हाँ जी वंशा, किस बात की समझ नहीं आई आपको? सर ऊपर आपने अरे बनाई हुई है ना, नीचे जो बीन्स लिखा हुआ है, इसमें हम जी। मतलब 6 से ऐड स्टार्ट किया है, तो फिर ये आपने वो लिंक लिस्ट बनाई हुई है उसकी कि 6 फिर 6, वो चीज समझ नहीं आई मुझे। मीन्स कि आपने तो 6 ये को तो ऐड हम करना हैशिंग था में ना। पढ़ के आ चुके हैं जब हमने चेनिंग को स्टार्ट किया था। हाँ, तो मैंने वही किया, 6th इंडेक्स पे गया, पहला 6 आया उसको अटैच कर दिया। नेक्स्ट मूव किया, 3 आया, ठीक है, 3rd इंडेक्स पे गया, उसको वहां पे अटैच कर दिया। नेक्स्ट मूव किया, 9 आया, 9th इंडेक्स ठीक पे गया, उसको अटैच कर दिया। बाल्टियों में डाल रहे हो आप, इस तरह देखो, 10 बाल्टियां लगी हुई है, 15 है। बाल्टियां, जो भी नंबर आ रहा है उसी नंबर वाली बाल्टी में डाल रहे हैं। अच्छा सर, ठीक है। ये एक सवाल है, बिन का जो आपने एरे बनाया है सर, ये खाली रहेगा क्योंकि लिंक लिस्ट में डाटा सेव हो रहा है? जी बिल्कुल, उसमें इनिशियली जस्ट आप उसका सर इस फिर नंबर नल हैशिंग रखवा दोगे इस तरह। लिंक लिस्ट मुझे उसमें फिर सर वर्क लिंक लिस्ट का एड्रेस सेव हो जाएगा किसी भी, मतलब वो उस लोकेशन पे, बाकी कुछ जो खाली है वो तो खाली रहेगी, ऐसे ही है सर? जी अरे ऑफ लिंक लिस्ट यही होती है ना, अपना तो डाटा नहीं होता ना, हर इंडेक्स के आगे मजीद एक लिंक लिस्ट लगी होती है। जी इंडेक्स तो ठीक उस है लिंक सर। लिस्ट जी में जी इंटर सर। होने का या एग्जिट होने का जरिया होता है आपके पास। जी जी ओके सर, ओके। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट है। ये भी एक
नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है, और ये भी हमें तकरीबन करीब लीनियर टाइम में ही, थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगता है, लीनियर टाइम में तकरीबन हमें किसी भी अरे को सॉर्ट करके रिटर्न करती है। तो इसका हम काम करने का तरीका देखते हैं कि रेडिक्स कैसे काम करता है। तो लेट्स से कि ये मेरे पास एक अरे है, इसको मैं ए कह देता हूँ। अच्छा, इसमें काम करने का तरीका इसका भी बिन सॉर्ट या बकेट सॉर्ट की तरह है, लेकिन इसमें हमने ना स्पेस बचानी है। उसमें क्या था, हमारे पास ये कंस्ट्रेंट था कि जितना अरे में मैक्सिमम एलिमेंट मौजूद होगा, कम से कम उतने साइज की आपको अरे बनानी पड़ती थी। पिछले एग्जांपल में मैंने देखा था कि 15 मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट था, तो मुझे 15 साइज की अरे बनानी पड़ी थी। लेट्स से कि मेरे पास 1000 मैक्सिमम एलिमेंट है, तो मुझे मेरी मजबूरी थी कि मैं 1000 साइज की अरे बनाऊंगा। बेशक उसमें 10 एलिमेंट मैंने स्टोर करवाने थे, लेकिन क्योंकि मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं उसी इंडेक्स पे स्टोर करवाता था जो वो वैल्यू होती थी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इसको कुछ ऐसा तरीका लगाते हैं कि बस ये कम से कम बकेट्स में जो है ना, ये मेरा काम जो है ना वो हो जाए। क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया था ये लीनियर टाइम में स्टोर करवा रहा है, लेकिन मुझे पता चल गया था कि स्पेस इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, स्पेस मुझे बहुत ज्यादा इसमें सर्व करनी पड़ रही। तो काम करने का तरीका रेडिक्स सॉर्ट का भी वही है, लेकिन इसमें बकेट्स की तादाद भी कम होती है। कितनी बकेट्स लेनी है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो। लेट्स से कि मैं डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 10 डिजिट्स आपके पास में है। तो इस डेसिमल सिस्टम की सूरत में मुझे 10 बकेट से बिन लेनी पड़ेंगी। लेट्स से कि मैं बाइनरी यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि बाइनरी में 2 ही बिट्स होती हैं, या 0 या 1, तो इस सूरत में मुझे 2 बिन्स लेनी पड़ेंगी। लेट्स से कि मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहा हूं, ऑक्टल में मुझे पता है कि मेरे पास 0 से लेकर 8 तक नंबर होते हैं, तो मुझे 8 बिट्स यूज करनी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो। तो इस वक्त मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसलिए मैंने जो है ना 0 से लेकर 9 तक 10 बिन्स यूज किए। लेकिन ये हर सूरत ये नहीं है कि इतनी होंगी, मैंने बता दिया कि नंबर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप किस नंबर सिस्टम के तहत आप डाटा स्टोर करवा रहे हैं। अच्छा देखें इसके काम करने का तरीका क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना एलिमेंट के लास्ट जो डिजिट होगा उसको देखेंगे। मैं हर एलिमेंट में जो डिजिट लास्ट डिजिट मौजूद है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं। इसको मैं गेट करूंगा, ठीक है। इसको गेट करने का तरीका यस सिंपल सर। सा है, इसी नंबर को आप 10 के साथ मॉड लेंगे तो हर नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो मैंने जी अच्छा पहला एलिमेंट मेरे पास था, स्क्रीन नहीं शो हो रही जी आपके पास? हो रही सर। हो रही है सर। ठीक है। अच्छा देखिए पहला नंबर है मेरे पास 237, यानी कि 237 लास्ट डिजिट है 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 नंबर के डिजिट बिन में आऊंगा। अब मेरा सिर्फ लास्ट आइटम देखना है लास्ट डिजिट सॉरी। तो 7 था, मैं 7 नंबर वाली बिन में आया, यहाँ पे मैंने एक बिन क्रिएट की और इसको यहाँ पे डाल दी। अच्छा नेक्स्ट मैंने मूव किया 146 था, लास्ट डिजिट मैंने देखा तो 6 है, तो मैं 6 नंबर वाली बिन पे आया, यहाँ पे मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं मूव किया 259 था, 9 था लास्ट में, 9 वाली मैं बिन पे आया, यहाँ पे मैंने क्रिएट की और यहाँ पे इसको सेव करा दिया। नेक्स्ट मैंने मूव किया 348, 8th नंबर लास्ट में 8 डिजिट है, तो 8 वाले इंडेक्स पे आया, यहाँ पे मैंने क्रिएट की एक नोड और इसमें 348 इंसर्ट कर दी। नेक्स्ट मैंने स्कैनिंग को कंटिन्यू रखा 152, आखिर में 2 था, सेकंड इंडेक्स पे मैं आया, यहाँ पे मैंने एक बिन नोड क्रिएट की और 152 को यहाँ पे सेव करवा दी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मूव किया 163, लास्ट डिजिट 3 है, 3 वाली भी आया मैं, यहाँ पे मैंने एक नोड या बिन कैलो क्रिएट की और यहाँ पे मैंने 163 को सेव करवा दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मूव किया तो 235 था, तो मैं फिफ्थ लास्ट डिजिट 5 है, फिफ्थ इंडेक्स पे आया, यहाँ पे मैंने क्रिएट की और यहाँ पे 235 को मैंने सेव करवा दिया। अच्छा मजीद मैंने स्कैनिंग को कंटिन्यू रखा, 448 आया, 8th इंडेक्स पे मैं गया, वहां पे एक ऑलरेडी मौजूद था, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट इसके साथ अटैच कर देता हूँ, 48 मैंने इसको अटैच। नेक्स्ट मैंने मूव किया 36 था, तो मैं 6th इंडेक्स पे गया, मुझे पता चला कि ऑलरेडी वहां पे एक मौजूद है, तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ ही इसको आगे अटैच कर देता हूँ 36। नेक्स्ट स्कैन को मैंने कंटिन्यू रखा, तो लास्ट डिजिट 2 है, तो थर्ड सेकंड पे आया, तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी इसके साथ एक अटैच है, तो कोई बात नहीं, मैं नई बिन या नोड बना के अटैच कर देता हूँ। इसके बाद का काम वही है जो हमने उसमें किया था
रेडिक्स आर्ट में या काउंटिंग आर्ट में, इनको रिमूव करना है। लेफ्ट टू राइट स्कैन करना शुरू करें, 0 खाली, 1 खाली, 2 पे मौजूद है, 2 पे फर्स्ट नोड को रिमूव किया, 152 उसको एक यहाँ पे किसी अरे में मैंने लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट मैंने देखा इसकी एक और नोड है 62, उसको मैंने लिख लिया। कंटिन्यू रखा स्कैन को, थर्ड इंडेक्स पे गया, हाँ जी वहां पे भी एक लिंक लिस्ट बिन मौजूद है 163, ये कंप्लीट हो गई। कंटिन्यू रखा, 4 खाली, फिफ्थ पे गया, यहाँ पे मौजूद है 235। नेक्स्ट कंटिन्यू रखा, 6 पे मौजूद है जी 146 और उसके साथ ही दूसरी है 36। 152 है नेक्स्ट सर कंटिन्यू पहले। रखा 7 पे मुझे एक और क्या कह रहे हैं, तो ये पहले नंबर वाली 152 152 है। 152 है, हाँ सॉरी ये लो 2 कर दिया जी मैंने इसको। अच्छा इस तरह मैं 36 तक पहुंच गया, यानी 6th इंडेक्स तक। नेक्स्ट में मूव किया 237 है, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे इससे आगे। तो मैंने 237 वाली नोड को रिमूव किया और उसकी वैल्यू को यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट मैंने मूव किया 8th पे, तो मुझे पता चला कि हाँ जी इस पे भी लिंक लिस्ट मौजूद है, तो उसकी वैल्यू को मैं आगे लिख रहा हूँ। 348 मैंने निकाला, ओरिजिनल में से रिमूव कर दिया। नेक्स्ट चेक किया तो बिल्कुल इसके साथ एक और अटैच है, उसको भी मैं रिमूव करूंगा ओरिजिनल में से और यहाँ पे लिख दूंगा 48। उसके बाद कंटिन्यू रखा मैंने, तो लास्ट मुझे पता चला कि 9th पे भी एक मौजूद है 259, उसको भी यहाँ से रिमूव किया और अपनी अरे में मैंने इसको स्टोर करवा दिया। तो ये अब मेरे पास एक अरे आ गई। क्या ये सॉर्टेड है? नो सर, इसके आखिरी डिजिट के हिसाब से तो सॉर्टेड है, बाकी नहीं सॉर्टेड। ठीक है, हाँ तो ये सॉर्टेड नहीं है, तो वन मोर टाइम मुझे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन इस दफा मैं करूंगा सेकंड डिजिट के साथ। तो लो जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसको और सेकंड डिजिट के साथ करते हैं। जो अभी अरे मेरे पास आई थी फर्स्ट पास के बाद, तो मैंने ऊपर लिख ली है। अब मैं इसको मजीद इसी तरह करने लगा हूं, लेकिन इस दफा चेंजिंग ये है कि मैं सेकंड डिजिट पे करूंगा। सेकंड डिजिट को मैं हाईलाइट करने लगा हूं, सारे जितने भी मेरे पास की मौजूद है। पहला नंबर पे मेरे पास था 152, सेकंड डिजिट इसका है 5, तो मैं 5 इंडेक्स पे आऊंगा, यहाँ पे क्रिएट करूंगा और 152 को यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। नेक्स्ट मैंने मूव सर किया वो तो 62 10 है, यानी कि 6 वो तो 10 मार्च से हमने कर लिया था। ये कैसे सेकंड जी। डिजिट हम कैसे गेट करेंगे? सेकंड डिजिट कैसे करेंगे? 152 को आप ये डिवाइड करोगे 10 के साथ, क्या आ जाएगा? 15 15 का मॉड लोगे आप 10 के साथ, क्या आ जाएगा? यस सर, समझ आ गई। ये इस तरह आप कर लोगे, ठीक है। सेम को आप पहले 10 से डिवाइड कर दोगे और उसके बाद 10 से इसका मॉड ले लोगे, तो ये सेकंड डिजिट आ जाएगा। इसलिए इसी तरह अगर थर्ड करना होगा तो आप 100 से डिवाइड कर दोगे और फिर 10 का मॉड ले लोगे। फोर्थ का करना है तो इसी तरह 1000 से ज्यादा जो भी होगी वैल्यू 10,000 उससे डिवाइड कर दोगे और फिर 10 से मॉड ले लोगे। तो अब हम यस सर, सेकंड पे हैं तो समझ हम आ गई। 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हमने मूव किया 62 है, सेकंड डिजिट है मेरे पास 6, तो मैं 6 वाली बिन में आया और यहाँ पे 62 को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट में मूव किया 163, सेकंड डिजिट 6 है, इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूंगा 163। नेक्स्ट मूव किया 235, सेकंड डिजिट 3 है, थर्ड इंडेक्स पे आऊंगा, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करूंगा और 235 को यहाँ पे स्टोर करूंगा। नेक्स्ट मूव किया 146, सेकंड डिजिट है 4, फोर्थ वाले नंबर पे आऊंगा मैं, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करूंगा और 146 को इस पे स्टोर करूंगा। नेक्स्ट मूव करूंगा 36, थर्ड इंडेक्स पे ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनी हुई है, तो सिंपल मैं इसके लास्ट अटैच कर दूंगा 36 को। नेक्स्ट मूव किया 237, अगेन सेकंड डिजिट 3 है, तो इसके आगे मैं एक और नोड क्रिएट करके 237 को उसमें स्टोर करवा दूं। नेक्स्ट मूव किया 348, सेकंड इंडेक्स 4 पे ऑलरेडी लिंक लिस्ट मौजूद है, सिंपल एक नई नोड बनाओ और 348 को यहाँ पे स्टोर करवा दो। नेक्स्ट मूव किया 48, अगेन फोर्थ इंडेक्स, यहाँ पे आप गए 48 को स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट मूव किया 259, 259 यानी कि सेकंड इंडेक्स 5, तो 5 पे एक ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके साथ मैं अटैच करने लगा 250। तो मेरा एक सेकंड पास हो गया कंप्लीट। अब मुझे सिंपल इन वैल्यूज को रिमूव कर, लो जी
0 इंडेक्स खाली, 1 इंडेक्स खाली, 2 इंडेक्स खाली, थर्ड इंडेक्स पे लिंक लिस्ट मौजूद है, तो टॉप टू बॉटम आपने चलना है। 235 को रिमूव किया, इसको कहीं पे अलग से लिख लिया। नेक्स्ट अगेन 36 मौजूद है, इसको यहाँ से रिमूव किया, लिख लिया। नेक्स्ट चलिए 237 मौजूद है, इसको यहाँ से रिमूव किया, 237 लिख लिया। थर्ड से फोर्थ इंडेक्स में मूव किया, हाँ जी एक लिंक लिस्ट मौजूद है, उसका फर्स्ट इंडेक्स 146 है, यहाँ से रिमूव किया, यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट मूव किया, इसी पे एक मजीद नोड मौजूद है 348, इसको यहाँ से ओरिजिनल से रिमूव किया, अलग लिख लिया। नेक्स्ट मूव किया, इसी की मजीद एक नोड और मौजूद है 48, उसको रिमूव किया और यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट मूव किया, फिफ्थ इंडेक्स में भी एक लिंक लिस्ट मौजूद है, उसका फर्स्ट नोड है 152, उसको यहाँ से रिमूव किया और अलग से लिख लिया। नेक्स्ट मूव किया, इसी की सेकंड नोड मेरे पास मौजूद है 250 क्या थी ये 9, ठीक है, इसको 259 मैंने लिख लिया। अगेन मूव किया, 6 पे भी एक लिंक लिस्ट मौजूद है, उसका फर्स्ट इंडेक्स है 62, उसको यहाँ से रिमूव किया और इसमें लिख लिया। नेक्स्ट मूव किया तो मुझे पता लगा कि इसकी सेकंड नोड में मौजूद है 163, उसको ओरिजिनल से रिमूव किया और यहाँ पे लिख लिया 163। सेकंड पास मेरा कंप्लीट हो गया। तो क्या ये लिंक लिस्ट, ये अरे अभी सॉर्टेड है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं भी सर। नहीं है। वन मोर टाइम मुझे सेम इसको रिपीट करना पड़ेगा और इस वक्त मुझे थर्ड डिजिट के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होगे कि कोई डिजिट्स जो है ना अक्सर 2 उस पे भी मुश्तमिल है, वो क्या कह लोगे, एक एलिमेंट जो है ना 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, तो आप थर्ड इसका ना 0 कंसीडर कर लोगे। तो अब जो मैंने यहाँ पे अरे बनाई, ये तो है तो वही जो पीछे आपको अभी अभी मैंने रिमूव की थी, लेकिन अगर जिसमें 2 थे तो उसके साथ मैंने एक 0 लगा के उसको 3 डिजिट्स का पूरा कर लिया ताकि मुझे डिफरेंशिएट करने में आसानी। अब मैं सेम प्रोसेस करूंगा लेकिन थर्ड डिजिट के साथ, तो मैं थर्ड डिजिट्स को हाईलाइट करने लगा हूँ। इसका 1, इसका 0, इसका 2, इसका 1, इसका 0, इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका 0 और इसका 2। तो लो जी, लेफ्ट टू राइट मैंने स्कैन करना शुरू की तो पहली वैल्यू आई मेरे पास 235। तो मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, नई बिन बनाई और 235 को यहाँ पे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट मूव किया 036, लास्ट थर्ड डिजिट जो है वो 0, तो 0 इंडेक्स पे आया और यहाँ पे मैंने 036 को सेव करवा लिया। नेक्स्ट मूव किया 237 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे मैं गया, ऑलरेडी मौजूद है, उसी के साथ अटैच कर दिया 237। नेक्स्ट मूव किया 146 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं गया, लिंक लिस्ट मैंने बनाई और इसमें 146 सेव करवा लिया। नेक्स्ट मूव किया 348 यानी कि थर्ड इंडेक्स पे, यहाँ पे मैं गया, बिन बनाई, 348 को सेव कर लिया। नेक्स्ट मूव किया 048 यानी कि 0th इंडेक्स पे, यहाँ पे मैं गया और नई बिन बनाई और उसमें 048 को सेव करवा लिया। नेक्स्ट मूव किया 152 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे, मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया और यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी 146 की लास्ट वैल्यू और मैंने यहाँ पे अब 152 लिखा। नेक्स्ट मूव किया 259 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके आगे ही मैंने इसको अटैच कर दिया 259 को। आगे मूव किया 062, 0th इंडेक्स पे गया, ऑलरेडी मौजूद थी, उसी के साथ अटैच कर दिया 062। नेक्स्ट मूव किया 163 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे ऑलरेडी मौजूद है, तो उसी के आगे मैं इसको लगा रहा हूँ। लो जी, मेरा कंप्लीट हो गया स्कैन करना। अब मैंने इसको रिमूव करना है सिंपल, जिस तरीके से पहले मैं करता हूँ। लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, हाँ जी मौजूद है, क्या है 36, रिमूव किया, ओरिजिनल से अलग से लिख लिया। इसकी सेकंड नोड मुझे पता लगे है और उसमें है 48, उसको मैंने रिमूव किया और लिख लिया 48। इसी की थर्ड सर नोड भी मौजूद स्क्रीन है, नहीं उसी के साथ मैंने यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी सर, वही खड़ी नहीं हुई जी है सर, जो नहीं पहले। सर बहुत पहले की स्क्रीन आपने जो स्लाइड चेंज किया वही सामने नहीं आई। हाँ तो बताना था ना। सर हम सारे समझ रहे थे कि शायद हमें नहीं आ रही। हाँ जी अब हुई है। नहीं, अब नहीं हुई। कोई नहीं हुई सर अभी। अभी तो नहीं। चलो थोड़ा सा वेट करें। सर मैंने तो अभी स्टार्ट का स्क्रीन टेस्ट आपने भी टेस्ट जानबूझ किया के है। नहीं कहा कि हर एक को लग रहा होगा कि स्क्रीन चल रही है।
हाँ जी, हो गई। क्यों हो गई है? ठीक है, तो वही यार वही आपने काम जो की जो ये पहले हो रहा है, इसके बाद थर्ड डिजिट के साथ हो रहा है। अब मैं रिमूव करना शुरू किया मैंने। तो पहले मैंने पहली जीरो इंडेक्स में तीनों एलिमेंट थे, उनको रिमूव कर लिया। अब मैं फर्स्ट पे चला गया। फर्स्ट पे जो पहला एक लिंक मौजूद है, उसका फर्स्ट नोड है 146, उसको रिमूव किया मैंने, अपनी अरे में लिख लिया। सेकंड नंबर है, उसमें मौजूद है 152, उसको रिमूव किया, अपनी अरे में लिख लिया। इसके साथ मजीद एक नोट लगी हुई है 163 वाली, उसको रिमूव किया और उसको मैंने अलग से लिख लिया 163। स्कैन को मैंने कंटिन्यू रखा। 230 सेकंड एक्स पे गया था, उस पर भी लिंक लिस्ट मौजूद थी। उसका फर्स्ट आइटम था 235, उसको मैंने रिमूव किया और अपने अरे में लिख लिया 235। नेक्स्ट मूव किया, उसी के साथ 237 अटैच है, उसको रिमूव किया और अलग से लिख लिया 237। नेक्स्ट मूव किया, इसी के साथ एक और आइटम मौजूद है 259, उसको रिमूव किया और अलग से लिख दिया 259। ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फोर्थ इंडेक्स पे मैंने मूव किया, तो इसके साथ भी लिंक लिस्ट मौजूद है और उसके साथ नोड पहली है, उसमें 348 है, उसको यहाँ से रिमूव किया और अलग से लिख लिया 348। ये अब लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई। 4 देखा खाली है, कुछ नहीं है। 5 देखा खाली है, कुछ नहीं है। 6 देखा खाली, 7 8 9 सारे खाली। तो ये जो अब मेरे पास आई है, अब इसको आप चेक करोगे तो ये सॉर्टेड आपके पास लिंक लिस्ट। अरे तो इसमें आप देखोगे पहले कि मैक्सिमम जो आपके पास डिजिट है वो उसमें सॉरी नंबर है, उसमें कितने डिजिट्स हैं। अगर बेशक आपके पास 100 नंबर ऐसे हैं जिसमें 3 डिजिट है, लेकिन सिर्फ एक नंबर भी ऐसा है कि जिसमें 4 डिजिट है, तो फिर आपने सबको 4 दफा या कह लो कि 4 पासिस से गुजारना है। पहली दफा लास्ट डिजिट के साथ, फिर उससे आगे वाले के साथ, फिर आगे वाले के साथ और लास्ट में सबसे आखिर वाले के साथ। तो इसी तरह हमने किया है। मैंने देखा कि सबसे जो इसमें हाईएस्ट एलिमेंट, तो उसमें 3 डिजिट थे, तो मैंने 3 पासेस लगाए। तो आप डिजिट वाइज इसमें आपको लगाना है कि कितने डिजिट है, तो उतनी दफा पासेस लगेंगे, तब उसके बाद ये सॉर्टेड होगी। क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो भी था उसके 3 डिजिट थे, तो मैंने 3 दफा किया, तो मेरे पास सबसे लास्ट पास में सॉर्टेड अरे जो है वो रिटर्न हो गई। सर अच्छा जी, एक है शेल सॉर्ट। डिजिट पे ही है। जी क्या कह रही हैं? सर मैं हमने 3 पेजेस से गुजारा है ना, 3 पार से, तो सेकंड पे ही अगर वो सॉर्टेड हमें लिस्ट मिल जाती है तो क्या नहीं जरूरी है हमें मिलेगी, थर्ड पे भी करना है, पे भी करना? नहीं मिलेगी ना, ये तो बता रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा देखें, आज हमने शुरू करना है एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, और इसमें हम मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स को भी बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम टेक्निक्स को देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पहली बात आप जहन में लगा लें कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इसको सॉल्व करें, तो आप ये देखेंगे यार ये मैं कौन सी टेक्निक इसमें लगाऊं। ये कोई भी रूल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चीज आती है प्रैक्टिस है। कि जितनी दफा आप किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, किसी टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, बार बार फेल होंगे, ऐसा ऐसा आपको पता लगना शुरू हो जाएगा यार हाँ इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे ये टेक्निक नहीं लग सकती, दूसरी टेक्निक से होगा। हाँ कुछ रूल्स हैं जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो उस पर ये टेक्निक जो है ना वो लगाई जा सकती है। तो वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे। पहले हम इसको शुरू करते हैं। सर इसका सिलेबस कितना कराया गया है? मतलब ये एल्गोरिदम नया शुरू किया ना, इसका सिलेबस कितना गया? ये आज इंशाल्लाह हम ग्रीडी अप्रोच तक इसको खत्म कर लेंगे, और ग्रीडी में जितने भी एल्गोरिदम आएंगे उसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग का रह जाएगा और एक आधा और हमारा रह जाएगा। इंशाल्लाह 15 तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी मशहूर मशहूर देखिए जी, आज के तो लेक्चर इसके में बाद देखेंगे सर पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू करेंगे? उसके बाद दिन खत्म हो गए हैं। देखिए जी, आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे डिवाइड एंड कंकर अप्रोच क्या है। उसके बाद हम एक टर्म यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है। फिर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होंगे। ग्रीडी मेथड भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है, वो भी अप्रोच हम देखेंगे ग्रीडी अप्रोच क्या है। फिर हम देखेंगे डायनामिक अप्रोच क्या है। डायनामिक अप्रोच भी ग्रीडी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है। और उनकी थर्ड टेक्निक है ब्रांच एंड बाउंड, वो भी हम देखेंगे कि वो टेक्निक क्या है। वो क्योंकि अभी मैंने इसमें बनाई नहीं है तो वो मैंने लिखा नहीं है, जैसे जैसे कंप्लीट होती रहेगी मैं साथ साथ उसको ऐड करता जाऊँ। बताएं जी डिवाइड एंड कंकर क्या है। एक वो बड़ी सर प्रॉब्लम को हम नेपोलियन छोटे फलसफा प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम में नेपोलियन डिवाइड का करते हैं, फलसफा था फिर कि
नेपोलियन जब कर कहता देंगे था कि मैं आई केम आई सा आई कंकर, ये नेपोलियन फिलोसफर है सर, डिवाइड एंड कंकर। उसके प्रॉब्लम के छोटे छोटे से करते जाओ और हर एक को हल करते जाओ और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। ये नेपोलियन का फिलोसफर था। अच्छा जी, ठीक है। नेपोलियन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अप्रोच आपने बिल्कुल ठीक बताई। देखिए जी, क्या वही डिवाइड नेपोलियन का फिलोसफर हो। अच्छा, डिवाइड एंड कंकर जो है ना, 3 स्टेप्स में किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड करता है। पहला स्टेप है डिवाइड, दूसरा स्टेप है कंकर, और तीसरा स्टेप है कंबाइन। डिवाइड फेज में देखो हम क्या करेंगे। डिवाइड फेज इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। कि जो आपके पास बिगर प्रॉब्लम है या ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास आया है और आप इस काबिल नहीं है अभी कि इसको डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और वो सॉल्व है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप उस प्रॉब्लम को जो है ना सेम नेचर के स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होगा, कंकर। अभी वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम आपके पास आ गया, जैसे कोई आपसे कमजोर हो कोई बंदा, तो आप इजीली उसको एक दो थप्पड़ छप्पड़ लगा के जो है ना अपनी बात मनवा लेते हैं या उसको जो है ना कह लो कि दबाव में ले आते हैं। तो यही अप्रोच कंकर की है कि जैसे ही वो स्मॉलर सब प्रॉब्लम आया उसको इतना छोटा आपने कर दिया कि उसका सोल्यूशन आपको आता था। तो जब इतना छोटा हो गया कि सोल्यूशन आपको आता था तो डायरेक्टली आप उसको भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे। और कंबाइन, आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर दोगे, जितने भी सब प्रॉब्लम्स आपने डिवाइड किया था सब सॉल्यूशंस आपको मिलना शुरू हो गए। आहिस्ता 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 सब जितने भी सॉल्यूशन थे सब प्रॉब्लम्स के उनको कंबाइन करना, अपना मर्ज करना शुरू कर दिया। और इवन यहाँ तक कि आपके पास जो है ना एक आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से कि मैं आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी। या भी मैंने लिखी है, देखो इसको अगर आप डायरेक्ट करना शुरू करो ना 8/4, अच्छा जी उसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ठीक है जी, डिवाइड किया 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी इसमें पहले डिवाइड करूं या मैं इसको ज़रब करूं, इस तरह की चीज अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल लिखी है। तो इस तरह एक पास में इसको करना मुश्किल है, तो आप इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड कैसे कर लो, अभी तो मैं बिल्कुल एसोसिएटिविटी वाइज तो नहीं कर रहा, मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। देखो मैं कहता हूं कि पहले मैं इसको कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूं, और आखिर में मेरे पास जो भी बचेगा उसको मैं इनके साथ कंबाइन कर लूंगा। तो लेट्स से जी मैंने पहले इसको सॉल्व किया, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 मेरे पास 32 आ गया। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको चलो 4 कर लो सिंपली के लिए, बीच में प्लस है लेट्स से, तो ये 2 हो गया। बीच में मेरे पास मल्टीप्लीकेशन है 2/8, 2/4 8 हो गया, और लास्ट में 3। अब अगेन उसी तरह पहले मैं 3 + 2 को जो भी मेरे पास है इसको सॉल्व कर लूंगा, और बाद में 8 + 3 को। लो जी 32 + 2 के मैंने इधर लिख रहा हूँ मैं 34 आ गया, 8 + 3 किया तो 11 आ गया। अब इनको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास लेट्स से 45 आ गया। तो ये मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है। देखो एक बड़ा प्रॉब्लम था, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता था, मैंने उसको डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड किया स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, उनको सॉल्व किया, उनके जवाब मुझे मिलना शुरू हुए, तो सबके जवाब को मैंने कंबाइन किया, तो ओरिजिनल जो भी मेरे पास प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मुझे मिल गया। ये आपके पास अप्रोच है डिवाइड एंड कंकर की। इसमें आपने देखना है कि कुछ के रूल्स हैं कि कौन से प्रॉब्लम पे आप डिवाइड एंड कंकर लगा सकते हो। देखो पहला तो ये है कि जब आप किसी भी प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम की नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। अब नेचर से चेंज की मुराद क्या है, देखो अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी, बेशक मैंने स्मॉलर भी कर ली, रही वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही। आपको कि सर इस तरह तो हमेशा होता है, हमेशा नहीं होता, मैं भी एक एग्जांपल दूंगा आप देखोगे। अच्छा दूसरा क्या है कि जब आपने स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया और उनको सॉल्व भी कर लिया, आपके पास कोई एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आप क्या कर सकते हो, उन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम जो आपने बनाए थे उनके सोल्यूशन को कंबाइन कर सकते हो। आपने डिवाइड भी कर लिया सब प्रॉब्लम्स में, उनको कंकर भी कर लिया, लेकिन आपके पास अगर उनको कंबाइन करने का कोई अप्रोच नहीं है ना, तो फिर उस पर डिवाइड कंकर अप्रोच जो है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, ये तीनों चीजें होंगी तभी जो है ना एक प्रॉब्लम को हम डिवाइड कंकर से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें मेन पॉइंट जो मैंने आप इसको अलग से भी लिख दिया ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो ये आपको याद रहे। देखें सब प्रॉब्लम शुड बी सेम एज मेन प्रॉब्लम या बिगर प्रॉब्लम। इससे क्या हम देखो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना इलेक्शन अभी जैसे हो रहे थे, इलेक्शन के एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो मैंने मुनाकिद कराना है पूरे मुल्क में। तो मैंने कहा यार पूरे मुल्क में मैं एक साथ नहीं करवा सकता, मैं क्या करता हूँ पूरे कंट्री को जो है ना मैं मुख्तलिफ हल्कों में डिवाइड करता हूँ, जैसे आपके पास होता भी है ओरिजिनल आपके पास अप्रोच है। लेट्स से मैंने ना जितने भी है 344 है जितने भी हैं इतने हल्कों में पूरे मुल्क को डिवाइड कर दिया। अब इसके बावजूद मैं पूरे हल्के का या एक दफा से इलेक्शन नहीं करवा सकता इकट्ठा एक ही जगह पे, तो उसको मजीद मैंने जो है ना
मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में, जैसे भक्कर में 300 पता नहीं कितने पोलिंग स्टेशन है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, इनको जैसे मैंने डिवाइड किया, हल हल्के को मैंने मजीद पोलिंग स्टेशन डिवाइड किया। और अब मैंने क्या किया कि सर हर पोलिंग 764 764, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, इनको मैंने जो है ना हर पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन जो है ना मुनक्किद करवाया, लोगों आए अपने वोट डाले, सब ने जो है ना 764 जैसा कि हमजा बता रहे हैं, इस तरह सब 764 पे हुए, पोलिंग हुई, लोगों ने वोट डाले। अब देखो प्रॉब्लम को मैंने डिवाइड किया स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, और अब मैं कंकर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने कंकर किया, जो सब वोट डलवा दिया, अब मैंने इनको सोल्यूशन को कंबाइन करना है। तो हर जो भी पोलिंग स्टेशन था उसने अपना रिजल्ट तैयार किया, लेट्स से फॉर्म 45, हर बंदे ने अपना फॉर्म 45 जो है ना तैयार करके जो है ना रख लिया। अब ये कंबाइन होंगे सोल्यूशन। देखो उसके बाद क्या हुआ कि इन सब ने जो है ना अपने फॉर्म 45 जो है ना जाके आरओ को सबमिट करवा दी। आरओ ने इन सबको 45 को जमा किया, सोल्यूशन को कंबाइन किया, और एक बिगर फॉर्म 47 जिसको कहते हैं वो प्रिपेयर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया कि ये जी मेरे जो आपने हल्का दिया था मेरे अंडर, उसका ये फाइनल रिजल्ट है। इस तरह करके डिवाइड इनकम का अप्रोच ही है। तो ये देखो जब हमने इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट किया तो उसकी नेचर सेम ही रही कि इलेक्शन ही मुनक्किद करवाना है, अपने कोई और नहीं किया। सर मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना यूनिवर्सिटी में लेट्स से कि कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई इवेंट है वो मैंने ऑर्गेनाइज करवाना है। मैंने अब इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना शुरू किया। मैंने कहा यार एक बंदा है वो क्या करेगा, टेंट लेके आएगा, दूसरा बंदा क्या करेगा जी कुर्सी वगैरह करेगा, तीसरा क्या करेगा गेस्ट को इन्विटेशन भेजेगा, चौथे दिन में मैंने क्या लगा दिया कि आपने खाने पीने का देखना है, पांचवे को मैंने कह दिया कि आपने प्राइज वगैरह तैयार करने हैं, और छठे को मैंने ब्लड से कोई और इस तरह के 7-8 काम और दे दिए। अब देखो स्मॉलर प्रॉब्लम्स में तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, बिगर प्रॉब्लम मेरे पास था कि आपने जो है ना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवानी है। अब देखो कोई भी, सिर्फ मैं एक बंदे को कह रहा हूँ कि आप टेंट ले आओ, अब किसी बंदे को आप ये कहो कि यार टेंट वो बंदा ला रहा है, तो हो सकता है वो शादी के लिए लेके जा रहा हो सकता है कोई फतीदगी वगैरह होगी उसके लिए लेके जा रहा हो, तो हम बता नहीं सकते कि यार ये जो मेन प्रॉब्लम था उसी के लिए है या किसी और चीज के लिए। इसलिए मैंने कहा कि आप खाना ले आओ, खाने का कॉन्फ्रेंस का देखो कोई स्मॉलर में तो आपने कन्वर्ट कर लिया बिल्कुल, लेकिन उसका और जो मेन प्रॉब्लम था उसका कोई लिंक नहीं बन रहा आपस में, बिल्कुल सेम नेचर का नहीं है। बेशक आपने डिवाइड भी कर लिया है, आप उसको सॉल्व कर भी लोगे, लेकिन इस तरह के जो सब प्रॉब्लम्स होंगे जिनमें अगर आप प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करते हो उनकी नेचर चेंज हो जाती है। उसमें प्रोग्रामेटिकली आप डिवाइड एंड कंकर से उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे जनरल लाइफ में आप बेशक कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामेटिकली कंप्यूटर साइंस की जो है उसमें वो कहते हैं कि डिवाइड एंड कंकर सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स पे आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें कि स्मॉलर सब प्रॉब्लम जो होंगे उनकी नेचर सेम रहे, चेंज ना हो। जैसे कि अभी आप आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। मुझे देखें जी इसका जो जेनेरिक एक सूडो कोड कह लें वो क्या है, देखें जी डीएससी डिवाइड एंड कंकर पी प्रॉब्लम है, उस पे आप लगा रहे हो। तो देखो इफ स्मॉल पी यानी कि प्रॉब्लम इतना छोटा है जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो उसको सॉल्व करो और सॉल्यूशन जो है ना उसको रिटर्न कर दो। एस यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा है, डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन दे दो। मैंने बताया था कि इतना आपने स्मॉलर करते जाना है जहां तक आप उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाए। और अगर इतना भी इस्तेमाल नहीं हुआ कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको पता हो, तो क्या करो, मजीद डिवाइड करो पी यानी कि बड़े प्रॉब्लम्स को इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, और स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स P1 P2 P3 अप टू Pk, कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर। और फिर इन पे जो आपने अभी सब प्रॉब्लम्स पे को डिवाइड सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, हर एक पे अलग से डिवाइड एंड कंकर अप्रोच लगाओ रिकर्सिवली। लो जी डिवाइड एंड कंकर मैंने P1 पे भी लगाई, डिवाइड एंड कंकर मैंने P2 पे भी लगाई, एंड अप टू Pk तक। अभी क्योंकि इतने छोटे हो चुके थे कि मुझे इनका सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया था, अब ये सारे मुझे सोल्यूशन दे रहे हैं। यानी कि इसने लेट से S1 सोल्यूशन दिया मुझे, इसने मुझे लेट से S2 दिया, इसने लेट से मुझे S3। तो लास्ट स्टेप में मैंने इनको सबको कंबाइन करना। ये लास्ट स्टेप आपको नजर आ रहा हो कंबाइन का, सोल्यूशन S1 S2 S3, और यहाँ तक कि मेरे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन S अचीव हो जाए। तो ये एक जेनेरिक टर्म कह लो, एल्गोरिथम है कि कैसे डिवाइड एंड कंकर काम करता है। अच्छा ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो डिवाइड एंड कंकर से सॉल्व किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ तो आप कर भी चुके हो। बाइनरी सर्च है जी, ये आप डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हो। किसी अरे में से मैक्स या मिन फाइंड आपने करना है, इसको आप डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हो। मर्ज सॉर्ट है, ये भी आप कर चुके हो डिवाइड कंकर से। क्विक सॉर्ट ये भी आप कर चुके हो। और एक स्ट्रासपेन या स्ट्रासन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको आप डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हो।
तो इसमें से हम एक आदि को देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए जी बाइनरी सर्च ये हम पहले भी कर चुके हैं, कैसे वर्क करती है। इसमें हमने देखा था कि एक लो होता है हमारे पास, एक हाई होगा और अब मिड हम कैलकुलेट करते हैं। और मिड हमने देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 और इसकी फ्लोर वैल्यू। ये सारी चीजें इस तरह थी, मैं आपको इसके वर्किंग का तरीका बता देता हूँ। लेट्स से कि इसमें सर्च करना होता है, मैंने लेट्स से कि मुझे वो कह देता है कि 36 सर्च कर। अब एक तो तरीका ये है कि मैं पूरी लीनियरली सर्च करना शुरू कर दूं, वो भी हमने देखा था। लेकिन बाइनरी सर्च क्या करता है कि प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है। कैसे करते हैं देखो, वो सबसे पहले फाइंड करेगा मिड। लो 1 पे है, हाई 15 पे है, 1 प्लस 15 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, उसका निकला है मिड 8। तो वो डायरेक्टली मिड पे जंप कर जाता है और चेक करता है कि क्या जो मिड में वैल्यू है मेरे पास, ये की वैल्यू यानी कि 36 जिसके साथ मैं मैच कर रहा हूँ इसके साथ मैच करती है। अगर तो मैच करती है यहीं पे रिटर्न कर देगा कि यही सोल्यूशन है। अगर तो मैच नहीं कर रही तो इसको चेक करेगा क्या ये जो की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। तो मुझे पता चला कि 29 जो है वो की वैल्यू से छोटा है। तो क्या करेगा ये, इस साइज की अरे को खत्म कर देगा। इसमें तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि बाइनरी सर्च हमेशा एक तो सॉर्टेड अरे पे इंप्लीमेंट हो सकती है और दूसरा हर वैल्यू से पहले वाली वैल्यू उससे छोटी होती है और उसके बाद वाली वैल्यू उससे बड़ी होती है। तो 29 से क्योंकि मेरी की वैल्यू 36 बड़ी है तो इससे पहले तो हो ही नहीं सकती। तो इसने ये सारी की सारी जो है ना रूल आउट कर दी और इसके बाद इस अरे में उसने कहा कि मैं अब काम करूंगा। तो देखो इसने पहले 15 साइज की अरे थी, अब उसने उसको डिवाइड करके सिर्फ और सिर्फ 8 साइज ही कर दिया। प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, लेकिन काम अभी वही करना है, सर्च ही करनी है इसमें। तो अगेन यहाँ पे हमने देखा था कि लो जो है ना अब मिड प्लस 1 हो जाता है, m प्लस 1, m मिड था 8 तो लो मेरे पास अब 9 पे आ जाएगा। नेक्स्ट एक मिनट इसको थोड़ा इरेज कर, तो मिड मेरे पास जो है सॉरी लो जो है वो 9 पे आ जाएगा, हाई वहीं पे मौजूद रहेगा। अब मैं मिड निकालूंगा, 9 प्लस 15 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, तो मेरा 12 निकलेगा, मिड निकलेगा 12 पे। तो ये डायरेक्ट 12 पे स्विच कर जाएगा। इसको अब मैच करेगा, क्या ये की वैल्यू के साथ मैच करती है। अगर तो करती है फिर तो रिटर्न कर दे, अगर नहीं करती तो चेक करेगी ये की वैल्यू से बड़ी है छोटी है। तो उसने इसको तो पता चल गया था ये की वैल्यू से बड़ी है, तो ये अब ये क्या करेगा, इस अरे को रूल आउट कर देगा और सिर्फ इस अरे को अब ये कंसिडर करेगा। अब देखो जिस फाइनल अरे को ये कंसिडर कर रहा है उसका साइज रह गया 4। देखो उसने मजीद सब छोटे सब प्रॉब्लम में इसको क्या लो के डिवाइड कर दिया। और अब इसको सॉल्व करेगा, दोबारा से मिड वगैरह फाइंड करेगा तो फाइनली इसको जो है ना 10 नंबर पे 36 वैल्यू मिल जाएगी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो 15 से उसने रिड्यूस करके 8 में किया, 8 से रिड्यूस करके 4 पे, 4 से रिड्यूस करके 2 में और फाइनली आखिरी जो इंडेक्स बचा था वही इसकी वैल्यू मिलेगी। तो इसने करते करते उसने छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया और हमने देखा कि जब वो छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहा था प्रॉब्लम वहीं पे सेम नेचर का था कि अभी भी उसने करना सर्च ही था और सेम तरीके से सर्च करना था, मिड फाइंड करके चेक करके और उस तरह करके। ये जो हमारे पास अप्रोचेज है, तो मुझे पता चल गया कि जो दो चीज मैंने पढ़ी थी कि जब आप प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम की नेचर चेंज ना हो तब आप डिवाइड एंड कंकर जो है ना लगा सकते हो। तो मैंने इसको डिवाइड एंड कंकर लगाया और इसने मुझे जो है ना सोल्यूशन रिटर्न किया। तो ये क्विक सार्ट है, ये भी हम देख चुके हैं। या सिर्फ मैंने इसको बताया करके नहीं दिखाया हुआ इसमें। मर्ज सार्ट है, ये भी हमने कल ही देखा है। अच्छा ये चेन मल्टीप्लीकेशन है, इसमें जो एक पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है, लास्ट पॉइंट ये आप लोगों ने याद रखना है कि वैसे जब भी आप चेन मल्टीप्लीकेशन करते हो ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है n क्यूब। जब आप स्ट्रेस में चेन मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम को यूज करते हो तो उसकी आती है 2 रेज टू पावर सॉरी n रेज टू पावर 2.89। ग्रेडी अप्रोच से जो है ना ये इतना इंप्रूव हो जाता है। ये मैंने लास्ट में लिख भी दिया कि जब भी आप देखो तो आपको ये कम से कम याद रहे। अच्छा ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच थी हमारे पास। हमने देखा कि प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, फिर उनका सोल्यूशन फाइंड करना है और आखिर में उनको कंबाइन करना है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, कौन बताएगा।
सर यूँ होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल, ठीक। तो उस वेज में से, उस मेथड में से हमने कोई ऑप्टिमल मेथड को चूज करना होता है। फिजिबल मेथड्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें से हम ऑप्टिमल को हम चूज कर लेते हैं। ठीक है वो, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है क्या? पर डिफरेंट सोल्यूशन से हम देखते हैं जो हमारा रिजल्ट करीब तरीन जो दे एल्गोरिदम या समझ लें कि टेक्निक, बेहतरीन वो है, हमारे एक्चुअल है रिजल्ट ना, के वो कितने है करीब है, वो ऑप्टिमल है। नहीं, ये तो आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? जो हमारी सर प्रॉब्लम के करीब तरीन हम हल पेश करें इस चीज का, ये तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो मिलता गया। जुलता पूरे सेट के अंदर सर मिलता जुलता जो हो उसके टेक्निक को वो फॉलो अप करके वो उस गोल तक पहुंचा जाए। नहीं, अच्छा देखो, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम समझ लो क्या होते हैं। अगर आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया गया हो और उसमें आपसे कहा जाए कि इसमें से कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करके दो, तो ऐसे प्रॉब्लम को कहा जाता है कि ये वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। लेट्स से कि मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूँ और उसमें से कहता हूँ कि मुझे इसमें से जो है ना, ट्रेवलिंग सेल्समैन जैसा प्रॉब्लम है कि मुझे हर सिंगल किसी भी नोड से लेकर किसी भी दूसरे नोड तक का कम से कम कास्ट में फासला जो है ना या पाथ जो है ढूंढ के दो। अब इसमें कम से कम कास्ट, मिनिमम कास्ट, तो ये मिनिमम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ये मिनिमम बता रहा है। इस तरह मुझे कोई कहता है कि आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें से आप मुझे मैक्सिमम फाइंड करके दो, तो ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो इनकी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो या कोई मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, इसकी जेनेरिक जो टर्म है वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। देखो, an optimization problem is a problem that demands either maximum or minimum result। अगर कोई आपको प्रॉब्लम दिया जाए और उसमें से कोई चीज आपसे पूछी जाए कि मुझे इसमें से कोई मैक्सिमम चीज निकाल के दो या मिनिमम चीज निकाल के दो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कहा जाता है कि वो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अच्छा, उसके साथ ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम के साथ दो टर्म्स और यूज होती हैं, फिजिबल सॉल्यूशन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अच्छा, लेट्स से कि पहले जो है ना, मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैंने जो है ना यार सरगोदा से जाना लाहौर जाना, तो ठीक है जी, मेरे पास अब काफी सारे इसके सॉल्यूशन है या कह लो कि वेज हैं जिससे मैं सरगोदा से लाहौर ट्रैवल कर सकता हूँ। एक है जी मैं कार में चला जाऊँ, दूसरा है कि मैं बाई बस चला जाऊँ, और लेट्स से मैं सपोज करता हूँ कि बाई एयर भी मेरे पास अवेलेबिलिटी है, तो बाई एयर होगा। चौथी मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास वाया ट्रेन है, पांचवी वाया बाइक है मैं कह लेता हूँ लेट्स से। तो देखो मेरे पास काफी सारे सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम। ठीक है जी, कार से आप जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, एयर से भी, ट्रेन से भी, या मतलब किसी और उससे। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने जाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि विद इन 3 आवर में जाऊं, सरगोदा से लाहौर विद इन 3 घंटे जो है ना उसमें मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो अब देखो 3 घंटे में जो है ना, ये अभी तो ट्रेन वाले जो है मेरी रूल आउट होगी। ये 3 घंटों में मैं सरगोदा से लाहौर ट्रेन से नहीं पहुंच सकता, बाइक से भी नहीं पहुंच सकता जी मैं 3 घंटों में। 2 घंटे लगा लो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो जी मैं 2 करता हूँ। तो ट्रेन और बाइक तो चली गई, तो मुझे पता चल गया कि यार बस भी जो है ना वो 2 घंटे से ज्यादा लगाती है, तो बस भी जो है ना मेरी रूल आउट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास अब 2 चीजें ऐसी बची हैं जिसमें मैं सरगोदा से लाहौर ट्रैवल कर सकता हूँ, और जो मैंने अभी कंस्ट्रेंट या कंडीशन लगाई है कि 2 घंटे में मैंने पहुंच रहा है, 2.5 घंटे में पहुंच रहा है, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो उसके बाद मेरे पास सोल्यूशन जितने भी थे वो कम होना शुरू हो गए, तो मेरे पास अब सिर्फ 2 सोल्यूशन रह गए। ये या तो मैं वाया कार ट्रेवल करूं, तब मैं 2-2.5 घंटे में पहुंच सकता हूँ, या वाया मैं एयर ट्रेवल करूं, तब मैं 2 या 2.5 घंटे में सरगोदा से लाहौर पहुंच सकता हूँ। तो देखो, आपके पास पहले से काफी सारे सोल्यूशन, उसमें से कुछ सोल्यूशन ऐसे थे जो आपके गिवन कंस्ट्रेंट को या कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जो आपके गिवन कंडीशन को या क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, इनको हम बोलते हैं फिजिबल सोल्यूशन। समझ आ गई फिजिबल सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन में से फिजिबल सोल्यूशन, इन दोनों में डिफरेंस पता चला? यस जी सर, सर। समझ आ रही। सर ठीक है जी। सर आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास लास्ट पे कार और एयरप्लेन बचा है, तो हम इनमें से देखेंगे कि हमें मैक्सिमम, नहीं, अभी सॉरी मैक्सिमम की मिनिमम बात नहीं हो रही, सिर्फ 2.5 मिनिमम घंटे में हो रही है। नहीं, अभी उसकी बात हो ही नहीं रही, सिर्फ 2.5 घंटे की बात हो रही है कि कौन सा बंदा मुझे दिन या कौन से तरीके से मैं 2-2.5 घंटे में पहुंच सकता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम की अभी बात नहीं है, सिर्फ मैं क्राइटेरिया मैंने लगाया था उस पर पहुंचा मैं। तो मुझे पता चल गया कि फिजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है गिवन सेट ऑफ सोल्यूशंस में थे जो मेरी किसी खास कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब मैं इसमें मजीद एक कंस्ट्रेंट लगाता हूं कि यार मैंने सरगोदा से लाहौर ट्रैवल करना है विद इन मिनिमम टाइम,
अब देखो ये मिनिमम प्रॉब्लम आ गया कि मिनिमम टाइम में मुझे कौन लेके जा सकता है, तो मिनिमम टाइम में तो मुझे पता है कि बाई एयर में जा सकता हूं। तो देखो फिजिबल सोल्यूशन में से भी मजीद मेरे पास जो क्वांटिटी थी वो कम होगी। ट्रेन सॉरी कार थी, वो कार मेरे पास अब रूल आउट हो चुकी है। अब सिर्फ मेरे पास एयर बच गया है। क्या अगर आप वाया एयर ट्रेवल करोगे तब आप मिनिमम या कम से कम टाइम में पहुंच सकते हो। यस, ये आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम रिजल्ट जो है ना वो दे रहा होगा, और वो आपको होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, फिजिबल सोल्यूशन में और ऑप्टिमल सोल्यूशन में आप डिफरेंशिएट कर लोगे। जी सर। यस सर, हाँ, समझ गए। जब जब भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की बात आ जाएगी यानी कि ऑप्टिमाइजेशन की, तब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करते हैं। और किसी भी गिवन प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, क्योंकि देखो मिनिमम होगा वो भी एक होगा, या मैक्सिमम होगा वो भी एक होगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये दो चीजें जो है ना वो मिनिमम है, नहीं, मिनिमम हमेशा सबसे कम वैल्यू को मैं कह रहा हूँ, और मैक्सिमम कह रहा हूँ सबसे हाईएस्ट वैल्यू को, वो भी एक होगी। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक होगा। हाँ, सोल्यूशन आपके पास बहुत हो सकते हैं, फिजिबल सोल्यूशन भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा एक होगा। ऑप्टिमाइजेशन वो प्रॉब्लम जिसमें या तो आपको मिनिमम फाइंड करना हो या मैक्सिमम फाइंड करना हो। फिजिबल सोल्यूशन जो आपकी गिवन क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, और ऑप्टिमल सोल्यूशन आइदर मिनिमम आपको रिजल्ट दे या मैक्सिमम रिजल्ट दे। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, स्ट्रेटजीज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मुझे पता चल गया, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें आइदर मुझे मिनिमम फाइंड करना हो या मैक्सिमम फाइंड करना। अब उनको फाइंड करने के तीन तरीके मेरे पास, तीन अप्रोचेज हैं। एक है ग्रीडी अप्रोच, दूसरी है डायनामिक प्रोग्रामिंग, और तीसरी है ब्रांच एंड बाउंड। इनको हम बारी बारी देखेंगे ये क्या अप्रोचेज हैं, कैसे काम करती हैं। तो पहले हम ग्रीडी अप्रोच से यूज शुरू करते हैं। देखें जी, ग्रीडी मेथड, पहला पॉइंट वही, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये बात तो जहन में बिठा ले, आगे और भी प्रॉब्लम की टाइप्स आएंगी, ऑप्टिमाइजेशन आपने याद रखना है क्या होता है। तो ग्रीडी मेथड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अच्छा, इट सेज प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड इन स्टेजेस। ग्रीडी अप्रोच कहती है कि प्रॉब्लम को आप स्टेजेस में सॉल्व करो, यानी कि इनपुट को आप डिवाइड कर लो, हर स्टेज पे एक इनपुट आप पिक करो इनपुट सेट में से, और उसको चेक करो क्या इस इनपुट को अगर मैं शामिल करूंगा तो मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो आगे मूव कर जाओ। दूसरी इनपुट को उठाओ, उसको चेक करो क्या इस इनपुट को अगर मैं अपने प्रॉब्लम में इंक्लूड करता हूँ, सोल्यूशन में इंक्लूड करता हूँ, तो क्या मेरा जवाब जो है वो ऑप्टिमल की तरफ जा रहा है। अगर तो जा रहा है तो इंक्लूड करो, वगैरह नहीं। तो यही कह रहा है कि प्रॉब्लम को आपने स्टेजेस में सॉल्व करना है। अच्छा, फिर आगे वो कह रहा है कि इट इज नॉट एन एल्गोरिथम। याद रखना कि ग्रीडी अपने आप में कोई एल्गोरिथम नहीं है, ग्रीडी एक टेक्निक है, इसके अंदर काफी सारे एल्गोरिथम आते हैं जो काम करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ग्रीडी अपने आप में कोई एक एल्गोरिथम नहीं है। अच्छा, द मेन फंक्शन ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द करंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कि आपके पास अभी इस वक्त जो करंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी की बेस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यानी कि वही इनपुट की बात है। इस वक्त जो आपके पास इनपुट है उसकी बेस पे आप डिसाइड करोगे कि क्या ये इनपुट मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, वट एवर द करंट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, जो भी आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, द डिसीजन इज मेड विदाउट वरिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द करंट डिसीजन इन फ्यूचर। देखो फ्यूचर का भी आपको पता ही नहीं है, तो जो इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल है ना उसी पे आपने फैसला करना है। आपने कोई फैसला कर लिया जो बाद में जाके हमें पता चला कि यार ये तो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बाहर ले गया है, उसके करीब नहीं लेके जा रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी ना उसके हिसाब से मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था। बाद में जो इनपुट आई उसने मेरा जो है ना सोल्यूशन चेंज कर दिया, लेकिन उस वक्त मैंने बेस्ट डिसीजन लिया था। वो ये कह रहा है कि एक खास स्टेज पे, खास स्टेप पे, उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन, जो इनपुट आपके पास अवेलेबल होती है उसमें से आप बेस्ट चूज करने की कोशिश करते हैं। दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द फिजिबल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करती, फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करती है। और उस फिजिबल में से जैसे हमने देखा था कि एक ना एक तो ऑप्टिमल हो गई, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि ऑप्टिमल भी मिल जाए। तो हमें एक बात को पता चल गया कि ग्रेडी मेथड कभी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन 100% अश्योरिटी के साथ नहीं देगी। हाँ, वो फिजिबल सॉल्यूशन जरूर देगी, और हमें पता है कि फिजिबल सॉल्यूशन में से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है, तो देयर इज अ चांस कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लें। तो ये कुछ ग्रेडी मेथड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। अब इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। एक मिनट, कोई खाली पेजेस है नहीं है, इस यहीं पे मैं बना लेता हूँ। देखें जी,
हम एग्जांपल ले लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, पीपीएससी। पीपीएससी क्या करता है, सबसे पहले उसने एक ऐड दिया कि मुझे फलां पोस्ट के लिए, हम लेक्चर की एग्जांपल ले लेते हैं, लेक्चर की 40 पोस्ट के लिए जो है ना सूटेबल कैंडिडेट दरकार। अब वो ये कभी भी नहीं बता रहा कि सूटेबल कैंडिडेट क्या है। वो कहता है कि मेरे पास एक प्रोसेस है, मैं सारे कैंडिडेट को पहले उस प्रोसेस में से गुजारूंगा, उस प्रोसेस में से गुजरने के बाद कुछ सोल्यूशन, फिजिबल सोल्यूशन, कुछ कैंडिडेट मुझे हासिल होंगे और उनको मैं मजीद प्रोसेस करके बताऊंगा कि हाँ ये मेरे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन है या ऑप्टिमल कैंडिडेट है। कैसे, देखो ग्रीडी मेथड में हम ऑलरेडी नॉन प्रोसेस को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। अब पूरी दुनिया में रिक्रूटमेंट का यही प्रोसेस चलता आ रहा है, क्या कि पहले आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हो। लेट्स से कि 40 सीट्स पे 10,000 बंदों ने अप्लाई कर दिया। अब 10,000 बंदों का आप स्क्रीनिंग टेस्ट लोगे, लो जी ले लिया। स्क्रीनिंग टेस्ट में से लेट्स से कि 10,000 में से 200 बंदे जो है ना वो पास कर गए, एक सीट के केस 5 में कंसिडर कर। अब इन 200 बंदों को क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मजीद इसमें से स्क्रीनिंग होगी और आखिर में लेट्स से कि 40 बंदे जो है ना सिलेक्ट हो गए। अब ये जो 40 बंदे सिलेक्ट हुए हैं, इनमें से बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मैं फलां बंदे से ज्यादा लाइक हूं। बेशक वो होगा, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू ये बंदे सिलेक्ट होके आए 40, इनमें ये ऑप्टिमल बंदे हैं, ऑप्टिमल कैंडिडेट है। कैसे पता चला, इस प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस, जो सदियों से चलता आ रहा है। इस प्रोसेस में जो हमने बंदा सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल हमारे पास ऑप्टिमल है। हो सकता है कि यार कोई ऐसा बंदा होगा जो इंटरव्यू में इनसे अच्छा परफॉर्म कर पाता, उसके पास इससे ज्यादा नॉलेज भी होता, लेकिन वो स्क्रीनिंग टेस्ट में बाहर हो गए। तो अगर एक स्टेप में आपने कोई ऐसा स्टेप ले लिया है कि फ्यूचर में आपको जाके पता चले कि यार ये तो काम खराब हो गया, लेट्स से एक बंदा था वो बहुत ज्यादा ज़हीन फतीन था और वो स्क्रीनिंग टेस्ट किसी वजह से पास नहीं कर पाया और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे या किसी वजह से उसको पता चला कि यार मैं तो अपने आप में इससे बहुत ज्यादा चीजें मुझे आती हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ग्रीडी अप्रोच कहती है कि नो वे बैक, बैक नहीं आप जा सकते। तो जो प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है उस प्रोसेस में आप हर बंदे को गुजारोगे, उसके बाद उनमें से आप करंटली टाइम पे बेस्ट बंदों को सिलेक्ट करोगे। स्क्रीनिंग आपने की, स्क्रीनिंग में जो बंदे आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के हिसाब से बेस्ट लगे आपने पिक किए। उसके बाद इंटरव्यू से गुजारा, इंटरव्यू में आपने जो उनमें से 40 बंदे जितने भी थे आपको बेस्ट लगे आपने वो सिलेक्ट किए और उन्हीं को आपने रिकमेंड कर दिया। तो ये ग्रीडी मेथड है। एक कोई भी प्रोसेस होगा उनमें से आप हर चीज को गुजारोगे, उसमें से आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आने के चांसेस होंगे। देखो इसमें से मैं 100% छोटी से नहीं कह सकता कि यार मैं सिलेक्ट हो गया हूं ना तो इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा ज़हीन फतीन हूं और मेरा एक दोस्त है वो नहीं हुआ, वो मुझसे बहुत ज्यादा डल है। हो सकता है कि मुझसे ज्यादा ज़हीन हो लेकिन वो नहीं हुआ, बेशक ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि ग्रीडी मेथड कभी भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देता। हाँ, जो मेथड को फॉलो किया जा रहा है उसके हिसाब से उसने दिया है। तो ये आपके पास जो है ना ग्रीडी मेथड है कि किस तरह से मुख्तलिफ इनपुट्स को प्रोसेस करके आप करते हो। अब देखो ना, 10,000 बंदों ने अप्लाई कर दिया। अब 10,000 बंदों के ना तो मैं सबका रिटर्न टेस्ट ले सकता, जो एक ओरिजिनल तरीका है वो क्या है कि अच्छी तरह से आप परख करो। कैसे परख करो, पहले उनको एक रिटर्न टेस्ट लो, एमसीक्यूज भी ना लो, रिटर्न लो, सब्जेक्टिव लो। 10,000 बंदों को ले लिया, बेशक जिसके जितने भी नंबर आए, अब तुम 10,000 बंदों का इंटरव्यू भी लो। ठीक है जी, 10,000 बंदों का इंटरव्यू भी ले लिया, उसके बाद उनमें से आप 40 को सिलेक्ट करो। देखो होना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अब 10,000 बंदों का सब्जेक्टिव लेते हुए और इंटरव्यू लेते हुए हो सकता है 10 साल गुजर जाए। इतना स्लो प्रोसेस है हमारे कंट्री का। तो देखो हमें क्या होता है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट ये है कि हमने जल्दी करना है, टाइम बचाना है हमने। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, ज्यादा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच लगाई, एक मेथड बना लिया, उस मेथड में से गुजारा। ठीक है, ऑप्टिमल नहीं आया, लेकिन मेरे पास बेस्ट सुटेबल जो कैंडिडेट थे वो मेरे पास आ गए और मैंने उनको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है जी, समझ आई है? यस सर, समझ आ गई। हाँ, ये आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो। लेट्स से कि आप कहते हो कि यार मैंने जो है ना मोबाइल लेना है। अच्छा, आप कहते हो कि यार मेरे पास ना पैसे की कमी नहीं है, मैंने ना बेस्ट मोबाइल लेना है दुनिया का। तो क्या आप दुनिया में तो पता नहीं, हो सकता है कि करोड़ों मोबाइल हो। असल तरीका तो ये है ना, हर मोबाइल के बारे में देखो, जाके पढ़ो, चेक करो, उसके रिव्यूज देखो, इस तरह करके उनमें से एक सिलेक्ट करो, हाँ वो वाकई बेस्ट होगा। लेकिन आप देखते हो कि नहीं यार, आप क्या कहते हो, यार मुझे पता है कि यार जिसकी कीमत ज्यादा है ना वो अच्छे मोबाइल होंगे। तो आपने हर कंपनी के ना टॉप के 2-4 मोबाइल सेलेक्ट किए, सैमसंग की है, एप्पल की है, शाओमी की है, इस तरह जितने भी वेल नोन से ब्रांड है, उनमें से फिर आपने उनमें 3-4 में से देखना शुरू कर दिया कि यार कौन सा अच्छा है। अब देखो अच्छे की डेफिनेशन वेरी करती है बंदा टू बंदा। अब मैंने देखा क्या हो सकता है कि मैं किसी सैमसंग के सेट को कह रहा हूँ, मुझे अपने हिसाब से वो अच्छा लग रहा है, कोई बंदा एप्पल के हिसाब से कह रहा है उसको वो अच्छा लगता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है मैंने वो देखना है।
तो मैंने स्क्रीनिंग की कि यार मैंने करोड़ में से ना सिर्फ 10 सेट बचा लिया। अब उन 10 सेट के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, उनमें से भी फाइनली मैंने एक सेलेक्ट कर लिया और वो जाके मैंने खरीद लिया। तो ग्रीडी अप्रोच रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। अच्छा देखें, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। द एल्गोरिथम यानी कि ग्रीडी की बात हो रही है, जो ग्रीडी अप्रोच पे काम कर रहा है, नेवर रिवर्स द अर्लियर डिसीजन। एक दफा उसने डिसीजन ले लिया और नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, कभी भी उसको रिवर्स नहीं करेगा, इवन इफ द चॉइस इज रॉन्ग। इट वर्क्स इन अ टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है जी, हमने देख लिया कि कभी भी अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं करेगा। द एल्गोरिथम मे नॉट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। ये बात अभी आप देख चुके हैं, तो शॉर्ट ही नहीं है कि हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव होगा। इट इज बिकॉज इट ऑलवेज गोज फॉर द लोकल बेस्ट चॉइस। ये आपने आप जितनी इसके पास मालूमात होती है उस हिसाब से अपने आप को बेस्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करता है टू प्रोड्यूस द ग्लोबल बेस्ट रिजल्ट। और कहता है कि इस तरह करने से मेरे पास जो ओरिजिनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो अचीव हो जाएगा। अब ये लोकल ऑप्टिमल और क्या है ग्लोबल ऑप्टिमल क्या होता है, इसको हम चला देखेंगे आगे। अच्छा, ये कुछ गाइडलाइन है जैसे कि हमने डिवाइड एंड कंकर में देखी थी कि किस प्रॉब्लम पे हम सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा, मैं बैटरी पे लगा दूं सेल पे। देख, जैसे हमने डिवाइड एंड कंकर के बारे में कुछ अप्रोचेस देखी थी कि अगर ये इस तरह करके कोई प्रॉब्लम है तो उस पर डिवाइड एंड कंकर लगाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ग्रीडी अप्रोच लगाने की भी कुछ गाइडलाइन है। वो क्या है, देखो अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास दो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है तो वो एक बेस्ट सुटेबल प्रॉब्लम होगा ग्रीडी अप्रोच के लिए। उनमें से कौन सा, एक तो ग्रीडी चॉइस है और दूसरा ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर है। अब ग्रीडी अप्रोच या ग्रीडी चॉइस क्या है, देखो, इफ एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है और वो कैन बी फाउंड, अचीव किया जा सकता है कैसे, बाय चूजिंग द बेस्ट चॉइस एट ईच स्टेप। क्योंकि आपने ग्रीडी में प्रॉब्लम को स्टेजेस पे डिवाइड करना होता है। तो अगर तो आपको लग रहा है कि यार इसको मैंने स्टेजेस में डिवाइड किया और अगर एक स्टेज पे मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो मुझे मेरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, तो तब वो प्रॉब्लम जो है ना आपके पास बेस्ट कैंडिडेट होता है ग्रीडी अप्रोच के लिए। अच्छा, दूसरा आपके पास ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, ये आगे डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी यूज होगा, तो इसको देख लो क्या होता है। इफ द ये कहता है कि देखो आपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे या कह लो कि स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच में जो भी प्रॉब्लम होगा वो स्टेजेस में सॉल्व करना है। तो अगर आप प्रॉब्लम को स्टेजेस में सॉल्व कर रहे हो और उनके सॉल्यूशन को जब आप कंबाइन करोगे, क्योंकि स्टेजेस में डिवाइड किया, आपने कंसीडर किया कि आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है, तो जब आपके सारे सॉल्यूशन को कंबाइन करोगे और वो अगर आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है तो तब वो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। और इस तरह अगर ये दोनों प्रॉपर्टी किसी में लाई कर रही हैं तो वो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होता है ग्रीडी अप्रोच के लिए। तो आगे हम देखते हैं, अगर हमें ये चीजें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा, ये ग्रीडी अप्रोच का एक जेनेरिक एल्गोरिथम कह लो, सूडो कोड कह लो। देखो, ए अब एक हमारे पास करंट इनपुट है और एन उस इनपुट का साइज है, प्रॉब्लम का साइज है। लेट्स से मैं कह देता हूँ कि n इज इक्वल टू 5। तो 5 इनपुट का मेरे पास प्रॉब्लम, उसको मैंने डिवाइड किया A1 A2 A3 इस तरह करके। तो हमने क्या करना, देखो इस प्रॉब्लम पे हमें ग्रीडी लगाना लगा। वो कहता है कि पहले प्रॉब्लम से लेके n जितना भी आपकी प्रॉब्लम का साइज है, क्योंकि आपने इनपुट को स्टेजेस में डिवाइड किया, क्या करना है, देखो इनपुट को सिलेक्ट करना। लेट्स से कि मैं A कह रहा हूँ और उसको किसी भी इसमें लेट्स से मैंने x में सेव करवा लिया, उस इनपुट को मैं कह रहा हूँ x है। ठीक है जी, हो गया। अब आपने चेक लगाना है इफ फिजिबल x, अगर तो आपके पास जो इनपुट आई है उसको आपने सिलेक्ट किया है, प्रोसेस किया है और आपको ये फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है, तब इस इनपुट को आप शामिल कर लोगे ओरिजिनल सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन प्लस x। और अदरवाइज अगेन नेक्स्ट इनपुट के साथ इस प्रोसेस को रिपीट करो। स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, हर स्टेज में एक इनपुट उठाओगे, वो देखोगे कि इस इनपुट को अगर मैं शामिल करता हूँ अपने सॉल्यूशन में तो मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आने के चांसेस हैं या नहीं। अगर तो चांसेस हैं उसको सॉल्यूशन में शामिल कर लो, अगर चांसेस नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दो, नेक्स्ट इनपुट को ले। जैसे हमने अभी मैं सेल फोन की देखी है, मेरी लेट्स रिक्वायरमेंट थी कि यार उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा, मैंने पहला मोबाइल उठाया, चेक किया क्या इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा है, अगर तो है तो ठीक है, इसको मैं फिजिबल सॉल्यूशन या कह लो कि अंडर कंसिडरेशन मोबाइल यूनिट में शामिल कर लो। अगर उसमें 108 का है ही नहीं तो मुझे चाहिए नहीं है, उसको साइड पे कर दो, नेक्स्ट मोबाइल उठा लो। तो ये चीज वो बता रहा है कि कैसे आप किसी एक इनपुट को उठा के चेक करते हो
कि अगर तो इसको आप अपने फिजिबल सोल्यूशन वाले सेट में डालोगे तो इस तरह से हमारे पास ऑप्टिमल मिलने के चांसेस हैं या नहीं। अब मेरे पास देखो 108 की मैंने एग्जांपल दिया, अब किसी मोबाइल में 108 है ही नहीं, तो मैं बेशक जितना मर्जी अच्छा हो वो, उसको मैं शामिल ही नहीं करूंगा जब वो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट पे जो ये कह लो कि मेरे पास ऑप्टिमलिटी है उस पर जा ही नहीं रहा। इस तरह से एक चीज काम करती है। तो देखो एप्लीकेशन क्या है ग्रीडी एल्गोरिथम की। इट इज यूज्ड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, फाइंड किया जा सकता है। दूसरा देखो, इट इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? हमने देखा था मिनिमम क्या होता है, जिसकी कास्ट सबसे कम, तो कास्ट और मिनिमम आ गया। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ग्रीडी एल्गोरिथम लगाया जा सकता है। इट इज यूज्ड इन जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। ये क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। और अगला देखो, दिस एल्गोरिथम is also used to solve fractional knapsack problem। सर knapsack problem क्या होता है इसको देखो जी। knapsack problem क्या होता है इसको समझ लो। ये पहला तरीका है, पहली एग्जांपल है ग्रीडी एल्गोरिथम की कि किसी भी प्रॉब्लम पे ग्रीडी अप्रोच कब लगाई जानी चाहिए। हाँ जी, क्या है knapsack प्रॉब्लम? क्या जानते हैं आप knapsack प्रॉब्लम के बारे में? अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें फिर हम देखते हैं। बोलो बोलो जल्दी। किसी को नहीं सर पता? आप बता दें। सर भूला हुआ है। सर भूल गई है, इतनी ही देर हो गई पढ़े को, भूल गया। अच्छा देखो, और ये knapsack एल्गोरिथम कहते हैं बोरी को। अच्छा ठीक है। देखो आपके पास ना एक गट्टू, बोरी या कोई कंटेनर है और कुछ आपके पास चीजें हैं। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने हैं जी? 1 2 3 7 मेरे पास है इस एग्जांपल। आपने क्या करना है, इन 7 ऑब्जेक्ट्स को जो है ना इस बोरी में, कंटेनर में या किसी भी कुछ भी कह लो, ट्रांसपोर्ट करना है, डालना है और इसको लेके जाना है किसी दूसरी जगह। और अब लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा रियल लाइफ में करता हूँ कि यार लेट्स से कि कुछ चीजें हैं जो आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी है और वहां जाके बेचनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आप जिस कंटेनर में, जिस बोरी में उन चीजों को डाल सकते हो ना, उसकी कैपेसिटी है लिमिटेड। लेट्स से इस एग्जांपल में 15 kg है, तो मेरे पास बोरी है 15 किलो की कैपेसिटी है कि उसमें वजन 15 किलो तक आ सकता है। तो मेरे पास चीजें काफी सारी हैं, उनके वेट भी उसी तरह से डिफरेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो मैंने क्या करना है कि यार मैंने जो है ना इन चीजों को इस बोरी में इस तरह से पैक करना है कि मुझे जो है ना मैक्सिमम कुछ चीज मिल सके। अब वो मैक्सिमम चीज क्या है, मिनिमम चीज क्या है, वो अब हम आगे देखते हैं। देखो हर चीज के साथ ना एक प्रॉफिट दिया गया है। लेट्स से ऑब्जेक्ट 1 है, उसको अगर मैं सेल करता हूँ ना, लेट्स से मुझे 10 यूनिट फायदा होगा, 10 रुपए लगा लो, यूनिट कोई भी हो सकता है। इस तरह अगर ऑब्जेक्ट 2 है, उसके पूरे को मैं फरोख्त करता हूँ ना, तो मुझे 5 रुपए फायदा होगा। इस तरह कोई ऑब्जेक्ट 3 है, कोई भी चीज है वो, उसको मैं फरोख्त करता हूँ तो मुझे पूरे को 15 रुपए जो है ना मुझे प्रॉफिट होगा। और इस तरह सबकी प्रॉफिट दिया गया। अच्छा, इसी तरह उनका वेट भी दिया गया। तो क्या है जी, मैंने देखना शुरू किया। मैंने कहा यार देखो ये जो है ना 6 नंबर ऑब्जेक्ट, इसको अगर मैं बेचूंगा ना, उसको 18 रुपए मिलेंगे, तो इसको तो सबसे पहले डालो ना। तो मैंने इसको बोरी में डाल दी। लो जी चलो 18 नंबर। उसके बाद मैंने दूसरा देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये जो दूसरा है ना, इसको अगर मैं बेचूंगा ना तो मुझे 15 रुपए मिलेंगे, तो इसको भी डाल दिए। उसके बाद लेट्स से कि मेरे पास प्रॉफिट है अगले का 10, ये हाईएस्ट है, इसको डाल दिया। अच्छा, अब क्योंकि साथ साथ मैंने वेट भी काउंट करना है, तो पहले मैंने 18 डाला तो उसका वेट था 4, तो लो जी 4 था। नेक्स्ट 15 डाला, उसका वेट था 5, लो जी 5, 9 हो गया। नेक्स्ट 10 डाला, उसका वेट था 2, तो मेरे पास 11 किलो जो है ना वो भर चुका है। 4 किलो की मजीद। अच्छा, नेक्स्ट मैंने देखा कि 10 के बाद 7 है मेरे पास। अच्छा, उसको मैंने देखा कि यार उसका वेट है 7, तो मैं इसको पूरा नहीं डाल सकता। अगर मैं डालूंगा तो वेट 18 हो जाएगा, 18 की तो कैपेसिटी नहीं है। तो इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी आप फ्रैक्शन डाल सकते हो। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार 7 किलो जो है ना ये मेरे पास गोश्त है, मीट है, तो क्या इसमें से आप 3 किलो या 3.5 किलो डाल सकते हो? हाँ जी बिल्कुल डाल सकता हो। आधा 7, लेट्स से कि मेरे पास 7 किलो में 2 शापर थे, 3.5 किलो की, या 1 किलो का शापर था, तो उनमें से मैंने 3 किलो उठा के जो है ना डाल दिया, तो मेरे पास कैपेसिटी रह गई थी 4। तो मैंने जो है ना 4 किलो जो है ना लेट्स से कि इसमें से डाल दिया, तो उसी को उस हिसाब से मैंने इसमें डाला। तो ये मेरे पास जो है ना हो गया पूरा। अब मैं इसको प्रॉफिट काउंट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कुछ चीजें। लेकिन क्या जो मैंने प्रॉफिट इस तरह से जो देख के
प्रॉफिट को देके अंदर डाला है, तो क्या इससे मुझे वाकई मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है या नहीं? देखो देखने को तो लग रहा है कि यार ये 18 है, लेकिन ये देखो ये 18 जो प्रॉफिट है ये 4 किलो के लिए है, यानी कि अगर मैं पर किलो इसकी रेशो निकालूं ना तो तकरीबन 4.5 आएगी कि 1 किलो के हिसाब से अगर बिकता है तो वो 4.5 रुपए मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन इसकी बिल्कुल साथ देखो, एक का रेशो थी प्रॉफिट की, मार्जिन था 6 और वो 1 किलो में 6 था, कि अगर ये 1 किलो भी बिक जाता ना तो मुझे 6 रुपए फायदा होता। देखो इसकी ज्यादा थी, लेकिन उसको मैंने सिरे से काउंट ही नहीं किया। तो जो मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने अप्रोच लगाई थी ना कि जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा डाल दो, ये कोई ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, इससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा, तो मुझे अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। तो यस, अब मैं अपने इस सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को देखता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि यार इस बोरी में आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को डालना है कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब देखो मैक्सिमम की बात आ गई, मैक्सिमम की जब भी बात आई मुझे पता चल गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ग्रीडी अप्रोच लगाई जा सकती है। अच्छा, इसमें कॉन्स्ट्रेंट क्या है? कॉन्स्ट्रेंट ये कि जो भी आप ऑब्जेक्ट डालोगे जितने भी, उनका जो कलेक्टिव वेट है ना वो 15 केजी से कम या बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही तो मेरे पास शर्त है कि बोरी का वेट ही 15 किलो है, उससे ज्यादा नहीं मैं डाल सकता। तो ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है, इस कंस्ट्रेंट में जो भी पूरा उतरेगा उसको मैं अपने फीजिबल सोल्यूशन में जो है वो शामिल करूंगा, क्योंकि मैंने देखा था फिजिबल सोल्यूशन होता ही वही है जो किसी कंस्ट्रेंट को, किसी शर्त को पूरा कर, अगर तो वो इससे बाहर होने की कोशिश करेगा फिर मैं उसको शामिल नहीं करूंगा। तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम में एक ही कंडीशन है कि उनको कलेक्टिव वेट जो है ना 15 किलो से ज्यादा। और मुझे पता चल गया कि यार मुझे जो है ना अन्यथा इस तरह नहीं करना, मुझे प्रॉफिट बाय वेट रेशो निकालनी पड़ेगी, उस रेशो की मदद से फिर जो है ना मैं आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो ठीक है जी, मैं अब क्या करता हूँ, प्रॉफिट भी दिए गए, वेट भी दिए गए, तो प्रॉफिट बाय वेट से क्या मुराद है, हर प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर दो, तो प्रॉफिट बाय वेट मेरे पास रेशो निकल आएगी, वो मैं इसकी काउंट करता हूँ। देखो जी, आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लो जी, प्रॉफिट बाय वेट, पहला ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट था 10, उसका वेट था 2, तो मेरे पास 10/2 5 प्रॉफिट बाय वेट रेशो निकला। दूसरे का वेट था, प्रॉफिट था 5, वेट था 3, 5/3 1.3 मेरे पास इसकी रेशो निकल आई, यानी कि पर केजी मुझे 1.3 फायदा होगा। तीसरे का प्रॉफिट था 15, इसका वेट था 5, 15/5 3, तो ये मेरे पास रेशो निकल आई थी। 7/7 1, 6/1 6, 18/4 4.5, 3/1 3। अब मेरे पास ये रेशो निकल आई, अब मैं इसके हिसाब से फैसला करूंगा कि मुझे कौन से लेके जाने चाहिए, कौन से नहीं लेके जाना चाहिए। अब मैंने जैसे स्कैन किया मुझे पता चल गया यार देखो सबसे ज्यादा फायदा जो है ना मुझे ये 6 दे, तो क्या मुझे इसको शामिल करना चाहिए? हाँ जी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको, रेशो के हिसाब से आप मुझे पता चल गया, हाँ जी इसको शामिल करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? 5, लेट्स से x5 मैंने इसका नाम दे दिया। कितना शामिल करना है? पूरे का पूरा 1। लो जी, मैंने 1 यूनिट्स लगा ली, क्योंकि मुझे मेरे पास ये, अच्छा नीचे मैं यहाँ पे टोटल वेट जो है ना काउंट करना शुरू करूंगा ताकि कंस्ट्रेंट चेक करता है। जैसे ये मैंने शामिल किया, इसका वेट था 1, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट मैंने स्कैन किया, इसके बाद सेकंड हाईएस्ट रेशो किसकी है जी? 5, ऑब्जेक्ट नंबर x1। क्या मुझे इसको शामिल करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए। कितना शामिल करना चाहिए, आधा या पूरा? तो या क्योंकि अभी भी मेरे पास कैपेसिटी है वेट की, तो मैं इसको पूरा शामिल कर रहा हूँ, तो लो जी मैंने 1 लगा दिया। कितना वेट है इसका? 2, तो मैं टोटल वेट में इसको जमा कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो जी नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है? 5 के बाद मैंने स्कैन किया तो मुझे पता चल गया कि 4.5 है। लो जी 4.5, क्या इसको मुझे शामिल करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए। ठीक है जी, इसका था 6, तो मैंने कितना शामिल करनी है? पूरा का पूरा, क्योंकि अभी मेरे पास कैपेसिटी है। कितना इसका वेट था? 4, तो मैंने 4 शामिल कर दिया। अब 4.5 के बाद मैंने नेक्स्ट स्कैन किया तो 3 मेरे पास आया। अब 3 जो है ना 2 मुझे मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कोई सा भी इसमें शामिल कर लो क्योंकि रेशो है, ये कोई ओरिजिनल तो है नहीं। रेशो मुझे बेशक मैं ये शामिल करूं बेशक दूसरा करो, रेशो सेम आएगी। लेट्स से मैं ये पहले वाला कर लेता हूँ। तो लो जी, कौन सा? ये x3 है, इसको मैंने शामिल कर लिया, यहाँ पे इसका मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, कितना इसका वेट है? टोटल 5, तो मैंने इसका 5 लगा लिया। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12। अभी भी मेरे पास 3 किलो की कैपेसिटी है। तो मैं नेक्स्ट मैंने स्कैन किया तो मुझे पता चला कि इस 3 वाले की है, इसको मुझे शामिल करना चाहिए। हाँ जी, इसका कितना वेट है? 1, 12 मेरे पास ऑलरेडी हो चुका था, तो मैंने एक और डाला 13, और इसको मैंने x7 को पूरा का पूरा डाला। ठीक है, नेक्स्ट मैंने स्कैन शुरू किया
तो अब मेरे पास 1.3 नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट बाय रेशियो, कितना इसका वेट है 3। तो लो जी, अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13 एंड 13 + 3 16। तो ये टोटल वेट मेरे पास हो रहा है 16। तो यानी कि मैं इसको पूरा के पूरा शामिल नहीं कर सकता। कितना कर सकता हूँ? अगर तो ये अभी तो 3 किलो का है ना, 2 किलो उसमें से मैं कर सकता हूँ, तब ये हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, तो मैं इसको पूरा शामिल नहीं करूंगा, 2/3 करूंगा, क्योंकि टोटल है 3, उसमें से मुझे 2 चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे 2/3 लिख लेता हूँ। तो मैंने पूरा नहीं किया, 2/3 जितना भी निकलेगा 0.67 जितना भी है वो मैंने इसका शामिल कर लिया। और यहाँ पे मैंने अब 3 की जगह 2 कर दिया, तो अब टोटल मेरे पास 15। लो जी, अब मेरे पास टोटल वेट मेरा कंप्लीट हो चुका है 15, यानी कि कैपेसिटी फुल हो गई है। अब मैं कोई मजीद ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट को फाइंड नहीं करेगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आए हैं जिनको मैंने शामिल किया। x1 को शामिल किया है जी, x2 का मैंने 2.3 यानी कि 0.67% शामिल किया है, x3 का भी सारे का सारा शामिल किया है, x5 का भी सारे का सारा, x6 का भी सारे का सारा एंड x7 भी सारे का सारा। तो अब मैं इसको काउंट करता हूँ इसकी चीजें। तो देखो जी, ये चीजें जो है मैंने अब लिख लिया है जो मैंने काउंट की थी। अब मैं इसकी प्रॉफिट देखता हूँ, मुझे टोटल प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो कोई मसला नहीं है जी, मुझे पता है ये मेरे पास प्रॉफिट दिया गया है, उसको मैं टोटल कर लेता हूँ जो जो चीजें मैंने शामिल की हैं। उस हिसाब से मैं अगर करता हूँ तो देखो कैसे पता चलेगा मुझे। पहले मैंने शामिल किया जी एक्स ऑब्जेक्ट 1, उसका टोटल प्रॉफिट कितना है 10। ठीक है जी, मैंने 10 लिख लिया। लो जी, यहाँ पे 10 आ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका। दूसरा मैंने शामिल किया है x/2, यानी कि सॉरी x2 सेकंड ऑब्जेक्ट, लेकिन वो मैंने सारे का सारा नहीं शामिल किया, 0.67% किया, यानी कि 2/3। तो कोई बात नहीं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मैं कर लूंगा, जो भी जवाब आएगा मैं इसको निकाल लूंगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट मैंने कौन सा किया जी, थर्ड ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट 1 सारे का सारा किया। थर्ड ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट था मेरे पास 15। तो लो जी, मैं यहाँ पे 15 मैंने लिख लिया। नेक्स्ट मैंने मूव किया, x4 मैंने नहीं किया, तो बेशक 0 बाई मल्टीप्लाई बाय 7 में कर भी लूँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने शामिल ही नहीं किया, तो उसको मैं लिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट मैंने फिफ्थ ऑब्जेक्ट किया है और 1 सारे का सारा किया है। फिफ्थ ऑब्जेक्ट पे गया, उसका प्रॉफिट है 6। तो लो जी, यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। नेक्स्ट मैंने छठा ऑब्जेक्ट शामिल किया और सारे का सारा किया है। तो मैं नेक्स्ट गया जी, छठे का प्रॉफिट है मेरे पास 18। तो लो जी, यहाँ पे मैंने 18 लिख लिया। नेक्स्ट मैंने मूव किया तो मुझे पता चला कि सातवां ऑब्जेक्ट मैंने शामिल किया और सारे का सारा किया। मैं आगे गया तो मुझे पता लगा कि सातवें का है 3 प्रॉफिट, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। इनको मैं सारों का टोटल करूंगा, तकरीबन 55 जो है मेरे पास प्रॉफिट समथिंग 50.5 समथिंग जो है मेरे पास निकल आएगा। तो ये मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट है जो मैं इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में 15 केजी के अंदर गेन कर सकता हूँ। समझ आइए प्रॉब्लम की और सोल्यूशन की। जी सर। ठीक है, तो ये आपका पास नैप Yes, sir. ये था फ्रैक्शनल नैप सेट, जिसमें आप फ्रैक्शन भी ले सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जिसमें आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है ना चीजें लोड की हुई हैं, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, फ्रिज है। अब इसमें से आप कहते हो कि यार ठीक है बाकी चीजें पूरी थी, लेकिन अब 20 किलो वजन मेरे पास बच गया है, आप ऐसा करो 20 किलो फ्रिज काट के डाल दो। अब फ्रिज तो नहीं मैं काट सकता, तो चीजें इस तरह की होती है जिसमें से आप फ्रैक्शन ले सकते हो। जैसे अभी मैंने सब्जी की एग्जांपल दी थी, गोश्त की दी थी, उनमें से आप आधा गोश्त भी लेके जा सकते हो, 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेके जा सकते हो। लेकिन अगर तो चीजें ऐसी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने फ्रिज की एग्जांपल दी है, तब फिर आप इस तरह नहीं कर सकते, फिर उसका तरीका सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। ये आप रोजमर्रा जिंदगी में देखते हो। आप किसी के पास जाते हो, आप उसको कहते हो कि यार ये मेरा काम है, तो मैं आपसे तब करवाऊंगा जब आप इसको लेट्स से कि घंटे में कर सकते हो। तो अगर तो आप घंटे में कर सकते हो फिर तो ठीक है, वरना फिर मैं किसी और के पास चल जाता हूँ। मैं अपने बाकी देखता हूँ मेरे पास कितना काम आया हुआ है। अगर मुझे लगता है कि यार बाकी काम मैं कर लूंगा और इसका भी करके दे दूंगा, या पहले मैं इसका कर लेता हूँ और बाकी वाले जो बंदे ने आना है वो उसने मुझे कहा था कि मैं शाम को आऊंगा, उनको भी मैनेज कर लूंगा, तब तो मैं वह काम पकड़ लेता हूँ। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मैं ऑलरेडी किसी पे काम कर रहा हूँ और ये क्योंकि घंटा मांग रहा है, घंटे में मैं इसका काम नहीं कर सकता, तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ। तो ये चीज जॉब सीक्वेंसिंग है कि जॉब आपके पास मल्टीपल है, किस सीक्वेंस में आप करोगे कि डेडलाइन से पहले उनमें से आप मैक्सिमम पैसे जो है ना, या कह लो कि मैक्सिमम आउटपुट जो आप ले सको। अब ये मैंने जैसे एग्जांपल दी तो उसमें पैसे की एग्जांपल दी। तो देखो जी ये कैसे होता है। देखिए जी, लेट्स से कि आपके पास कुछ जॉब्स, इसके एग्जांपल इस तरह हम ले लेते हैं कि आज सुबह सुबह मैंने अपनी शॉप ओपन की, तो सिर्फ 5 बंदे खड़े हैं। ये बंदे खड़े हैं जी मेरे पास आए हुए, और नीचे उन्होंने मुझे टाइम भी बताया हुआ है। अब डेडलाइन जो है ना, 2 से मुराद ये है कि यूनिट टाइम में ले लेता हूँ, 2 यूनिट टाइम है। लेट्स से कि मैं
घंटा ले लेता हूँ कि यूनिट टाइम जो है ना 1 यूनिट घंटा मेरे पास है, तो 2 से मुराद वो है कि वो मुझे कह रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपने मुझे करके देना है ये काम। दूसरा बंदा भी कह रहा है कि हाँ भी भाई 2 घंटे के अंदर अंदर आप करके दे सकते हो तो कर दो। तीसरा मुझे कह रहा है कि नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, उसमें आपने ये काम करके देना। तीसरा कह रहा है कि यार आप 3 घंटे आपके पास टाइम है, इसमें आप करके दे दो। तो पांचवा बंदा भी कह रहा है कि आपके पास 3 घंटे, इसमें से आप करके दे दो। और नीचे हर बंदा मुझे पैसे भी बता रहा है, अगर आप मेरा काम करते हो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अगेन देखो, अब मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो मैं अब किस तरतीब में, किस सीक्वेंस में इन काम को पकड़ूं कि मेरा जो है ना यार प्रॉफिट मैक्सिमम रहे। अच्छा, लेट्स से मैं अज्यूम करता हूं कि हर जॉब जो है ना वो 1 यूनिट टाइम में कंप्लीट हो। 1 यूनिट टाइम से मुराद है 1 घंटे। ठीक है जी। अब मैं जो है ना, अच्छा देखो, मैक्सिमम जो मेरे पास डेडलाइन है ना वो 3 है, यानी कि 3 घंटे से ज्यादा कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो वेट कर सकता। तो पहले तो मैं जो है ना स्लॉट्स बनाऊंगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना 9 बजे दुकान ओपन की है, तो 9 से लेके 10 ये एक स्लॉट हो गई, फिर 10 से लेके 11 ये दूसरी स्लॉट हो गई, और 11 से लेके 12 ये तीसरी स्लॉट हो गई। अच्छा, अब करना क्या है, आपने आपने जॉब्स को जो है ना प्रॉफिट के हिसाब से कह लो कि उसमें कर लो, सॉर्ट कर लो। अगर प्रॉफिट के हिसाब से नहीं भी कर रहे तो उसके अलावा भी हो सकता है, हम देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, पहले आप मैं देखूंगा कि यार जॉब 1 जो है उसकी डेडलाइन क्या है, तो मुझे पता चला यार उसकी डेडलाइन 2 है, यानी कि मैं सेकंड स्लॉट तक उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ जी, कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं देखूंगा कि जॉब जो मेरे पास नेक्स्ट आ रही है उसकी डेडलाइन क्या है। उसके बाद मुझे पता चला कि उसकी डेडलाइन भी जो है ना वो आप 11 तक कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हमने कहा है कि हर जॉब जो है ना आपकी वो टाइम कितना लेती है, 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो मतलब मैं 1 यूनिट ऑफ टाइम में इसको ले सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट मैंने देखा कि उसकी भी डेडलाइन 1 है, यानी कि वो अगर हो सकती हुई तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्लॉट में इसको मैं कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुझे अपना डेडलाइन दी हुई है कि सर 1 घंटा आपका। तीसरी जो है उसको मैं इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ। तो पांचवी भी है, वो भी मुझे बता रही है कि उसको भी मैं इसमें कर सकता हूँ, इसमें भी कर सकता हूँ और इसमें भी कर सकता हूँ। अब मैंने किस हिसाब से करनी है ताकि मेरा जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो अब मैं प्रॉफिट को देखूं, देखो मैंने देखना शुरू किया कि यार मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे कौन सी जॉब दे रही है। मुझे पता चला कि यार ये दे रही है, तो मेरी अब इसमें अप्रोच ये होगी यार जो प्रॉफिट मैक्सिमम दे रही है ना उस पर। अच्छा, उसके बाद मैं उसकी डेडलाइन देखूंगा, यार इसकी लास्ट स्लॉट कौन सी है, तो लास्ट स्लॉट इसकी है सेकंड, यानी कि ये वाली। तो मैं इसको पहली स्लॉट नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा जो इसकी लास्ट स्लाइड जो उसकी डेडलाइन होगी सेकंड स्लॉट है, इसमें लेट से कि मैंने क्या दिया, इसमें मैं J1 को करूँ। क्यों, ताकि यार हो सकता है क्योंकि ऐसी जॉब इससे पहले मेरे पास मौजूद हो जिसका प्रॉफिट तो कम हो, लेकिन वो मतलब कह रहे हो कि यार इससे पहले करके दो तभी मैं करवाऊंगा, वरना मैं नहीं करवाता। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए जो है ना मैंने हिफ्ज़ बात कदम के तौर पे जो है ना स्लॉट बचा लिया। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा तो ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। उसकी लास्ट डेडलाइन देखी कि ये सेकंड स्लॉट तक हो सकती है, तो मैंने इसको सेकंड में डाल दिया। अब मैंने आगे मूव किया तो जॉब आ गई मेरे पास J2, उसकी प्रॉफिट मैंने देखी 15। मुझे हाँ यार ये भी, इसकी भी प्रॉफिट 15 है, तो इसको भी मैं करूंगा। जैसे ही मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इसकी डेडलाइन है 2, यानी कि सेकंड स्लॉट में ही हो सकती है, तो मैं सेकंड स्लॉट में डालता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेकंड स्लॉट में डालना चाहे तो मैंने देखा यार वहां तो पहले J1 पड़ा है, यानी कि पहले ही मैंने किसी और को देख चुका हूँ। तो क्या इससे पहले कोई स्लॉट खाली है जहां पे ये हो सकती है। हाँ जी, फर्स्ट स्लॉट खाली है, तो इसको मैं फर्स्ट स्लॉट में डाल दूँ। तो लो जी J2 यहाँ पे आ। अच्छा, अब मैंने आगे मूव किया, J3 आ गई, उसकी तो प्रॉफिट वैसे 1 है, तो इसको मैं अभी करूंगा, क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैंने जो है ना प्रॉफिट्स के हिसाब से जो है ना इसको वो किया हुआ है, सॉर्ट किया हुआ है। तो लेट्स से 15 के बाद जो है ना 10 आया। अच्छा, उसकी फिर मैंने डेडलाइन देखी, उसकी डेडलाइन है 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा यार क्या थर्ड स्लॉट खाली है, हाँ, और इसकी डेडलाइन भी थर्ड है, तो बेशक इससे पहले खाली भी हुई तो मैं नहीं डालूंगा। मेरे अप्रोच ये है कि यार जो इसकी डेडलाइन है ना सबसे पहले वो वाली स्लॉट देखूं, अगर वो खाली तो उसको यहाँ उसमें डालू। हाँ जी, तो मेरे पास थर्ड स्लॉट खाली, J3 को मैंने यहाँ पे डाला। अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट मूव किया तो मुझे पता चला कि 10 के बाद प्रॉफिट है मैक्सिमम 5, और उसकी डेडलाइन है 3, तो मैं 3 में इसको डालूंगा। तो मैंने जैसे 3 में चेक किया तो मुझे पता चला कि यार इसकी तो जगह खाली नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं उससे पहले देखूंगा।
तो उससे पहले मेरे पास स्लॉट 2 और स्लॉट 1 है, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, इसमें तो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो क्या स्लॉट 2 खाली है? तो मैं स्लॉट 2 में आया तो मैंने देखा यहाँ पे भी कोई चीज मौजूद है, मैंने कहा नहीं इसमें मैं नहीं डाल सकता। उसके बाद मैं पिछले स्लॉट में गया तो यहाँ पे कुछ चीज खाली है, तो यहाँ पे भी नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि अब सारी स्लॉट्स फिल हो चुकी हैं, अब मैं जो है ना कोई किसी और को काम नहीं दे सकता, तो मैं इस बंदे को जवाब दे दूंगा, और इसके बाद तो 1 वाला है उसको भी जवाब। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस निकला कि अगर मैं पहली स्लॉट में J2 को करता हूँ, सेकंड स्लॉट में मैं J1 को करता हूँ, और थर्ड स्लॉट में J3 को करता हूँ, तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि 20 प्लस 15 प्लस 10 यानी कि 45। ये जॉब्स होंगी, इन्हीं को आप करोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपको 45 निकलेगा। इसके अलावा कोई भी पकड़ोगे तो आपका प्रॉफिट जो मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। जॉब सीक्वेंसिंग समझ आई है क्या चीज है ये? हाँ जी बोले। जी सर। ठीक है, इसको मजीद मैंने टेबल में सॉल्व कर भी दिया है, इसको देखना अगर नहीं आता। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, तो इसमें तो नाम में ही ऑप्टिमल निकल लगा हुआ है, तो कोई ऑप्टिमल की बात हो रही है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ग्रीडी से ही होगा। तो इसको हम देखते हैं क्या चीज है। लेकिन ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या कहता है? पहले तो हम देखते हैं ना जल्दी से मर्जिंग क्या है, या स्पेसिफिकली मैं कह देता हूँ कि 2 वे मर्जिंग क्या है। कल हमने देखा था कि 2 वे से मुराद क्या है कि एक वक्त में आप दो क्या कहते हैं उसको, लिस्ट को जो है ना मर्ज, अरेज को मर्ज कर रही है। हाँ लिस्ट को या अरेज को। तो ये मेरे पास दो लिस्ट दी गई है, लेट्स से कि यार एक कह लो L1 और L2, इसको मैंने मर्ज करना हुआ, तो कल भी हमने देखा था कैसे होगा। पहले 3 आ जाएगा मेरे पास, उसके बाद 7, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर 11 और आखिर में 14। तो ये मर्ज होकर मेरे पास ना कुछ इस तरह की लिस्ट आ जाएगी। जो ऊपर वाली दो लिस्ट है यार ये इनको मैंने मर्ज करना है। अच्छा अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना दो लिस्टें नहीं, दो से ज्यादा है। तो ये मेरे पास A B C D 4 लिस्ट्स दी गई हैं, और नीचे जिस ये उसका साइज दिया गया है कि A में 6 एलिमेंट है, B में 5 एलिमेंट है, C में 2 एलिमेंट है और D में 3 एलिमेंट है। इनको मर्ज करना है, और कंस्ट्रेंट ये है कि 2 में मर्जिंग से करना है। तो ठीक है जी, एक टाइम में दो होंगी तो मैं कर लेता हूँ। तो कल भी हमने चीजें देखी थी, तो मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स से कि पहले मैं 6 और 5 को करता हूँ। मैंने किया जो मेरे पास रिजल्टेंट लिस्ट आई उसमें 11 एलिमेंट होंगे। उसके बाद मैंने 2 और 3 को किया, जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगी उसमें 5 एलिमेंट होंगे। इसके बाद मैंने 11 और 5 को किया और 16 एलिमेंट मेरे पास हो। ऐसा ही है जी सर। तो अब मैं इसकी कॉस्ट देखता हूँ कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है। कॉस्ट से मुराद ये है कि कितनी दफा कितने एलिमेंट्स को मैंने मर्ज किया। तो इसमें मैंने 11 प्लस 5 16, 16 16 32, तो 32 कॉस्ट मेरे पास जो है ना इसकी निकली स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अच्छा क्या इसका कोई और सोल्यूशन भी है? हाँ जी कल भी हमने देखा था, बिल्कुल है। क्या है जी, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। देखो पहले मैं 6 और 5 को करता हूँ, लेट्स से कि ये मैंने कर लिया। उसके बाद इसमें मैं इस 2 को शामिल करता हूँ, 13 हो गई। और उसके बाद इस 13 में मैं इस 3 को शामिल करता हूँ, तो ये 16। अब मैं इसकी कॉस्ट देखता हूँ, 11 जमा 13 24, 24 और 16 40। अच्छा ये तो कॉस्ट बढ़ गई। क्या कोई ऐसा तरीका कार भी है यार मैं इससे कम कॉस्ट में कर सकूं? तो मैं देखता हूँ जी और सोल्यूशन में फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले इनको जो है ना 2 और 3 को मर्ज किया तो 5 है। इसके साथ मैंने इस 5 को मर्ज किया तो 10 है। उसके साथ मैंने फिर इस 6 को मर्ज किया तो 16 है। अच्छा अब मैं इसे कास्ट करता हूँ, 5 जमा 10 15, 15 और 16 31। हाँ ये मेरे पास जो है ना इससे कम निकली, और इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। तो ये मेरे पास जो है ना इस खास तरीके से जो है ना 31 निकली। अच्छा अभी एक एग्जांपल हुई है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास मजीद 5 लिस्टें दी गई हैं और उसके नीचे साइज दिया गया। इसमें भी आप इसी तरह बारी बारी कर सकते हो। मैंने क्या किया, इनको जो है ना साइज के हिसाब से सॉर्ट कर लिया कि जिसका साइज सबसे कम है वो पहले आ जाए, साइज से मुराद है कितने एलिमेंट्स हैं, और जिसका है वो आगे चला जाए। अब मैंने इनको मर्ज करना शुरू किया। लेट्स से कि मैंने 5 और 10 को किया तो ये 15 एलिमेंट हो गए टोटल। उसके बाद मैंने इस 15 के साथ इस 20 को मर्ज किया तो 35 हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया जी, इन दो 30 को कर लिया, 60 हो गए। और इसके अलावा फिर इन दोनों को मैंने कर लिया तो ये 95।
ये एक तरीका जो मैंने पीछे लगाया था वो मैंने लगाया। अच्छा, अभी जो पिछली स्लाइड मैंने की थी इसमें आप एक चीज देखो, वो चीज ये थी कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ स्मॉलर लिस्ट से, देखो सी और डी का साइज 2 और 3 था, ये सबसे छोटी लिस्ट थी साइज के हिसाब से। पहले मैंने इनको कंबाइन किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको फिर मैंने नेक्स्ट देखा जिन और मजीद छोटी कौन सी है उसके साथ कंबाइन किया, यानी कि 5 के साथ, और फिर मैंने इनको कंबाइन किया तो मेरे पास सबसे कम कास्ट आ रही। इसी तरह जो जो नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें आप किसी भी तरीके से कर लेना, और फिर इस तरीके से करना जो मैंने करवाया कि हर स्टेप पे आप चेक करोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट 2 लिस्ट कौन सी हैं और उनको कंबाइन करोगे। लेट्स से कि 5 और 10 था तो ये 15 हो गया। अब मेरे पास एक 15 की लिस्ट है, एक 20 की है, एक 30 की और दूसरी भी 30 की, तो इनमें से सबसे 2 छोटी है वो मैं ढूंढूंगा। तो मुझे पता लगे कि 15 और 20 है, तो उनको मैंने कंबाइन किया तो कास्ट आ गई 35, ये वाली। अब मेरे पास एक 35 है, एक 30 है, दूसरी भी 30 है, तो इनमें से मैं सबसे 2 छोटी देखूंगा, तो वो थी 30 और 30, तो मैंने इनको दोनों कंबाइन करके 60 बनाया। अब मेरे पास एक 35 है और एक 60 है, इन दोनों में को मैं कंबाइन किया तो 95 है। इसके अलावा आप कोई भी पैटर्न लगाओगे, अब इसकी मैं टोटल कास्ट देख लेता हूँ, 95 प्लस 35 प्लस 15 और प्लस 60। अच्छा, 95 प्लस 15 ये हो गया 110, 110 और 16 170, और 170 और 35 205। तो ये सी टोटल कास्ट है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके से इसको मर्ज करोगे ना, कास्ट इससे ज्यादा आएगी। तो ये चीज मैंने एक चीज नोट की कि अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ स्मॉलर लिस्ट से, उनको मर्ज करके फिर मैं चेक करता हूँ कि नेक्स्ट 2 स्मॉलर, क्योंकि 2 वे की बात हो रही है, नेक्स्ट 2 स्मॉलर कौन सी है, फिर उनको मर्ज करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ, इवन कि मेरे पास 1 फाइनल लिस्ट आ जाती है, तो मैं कम से कम कास्ट में जो है उनको मर्ज कर सकता हूँ, और यही चीज कहलाती है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न कि अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट्स दी गई हैं जिनको आपने मर्ज करना है, तो आप हमेशा उन लिस्ट को पहले मर्ज करोगे जिनकी साइज छोटा है। फिर नेक्स्ट टाइम आप देखोगे मजीद कौन सी है जिनका साइज सबसे छोटा है, उनको मर्ज करोगे 2 को। इस तरह आगे चलते जाओगे तो आपके पास मिनिमम कास्ट से जो है ना मर्जिंग हो जाएगी। और इस पैटर्न को, क्योंकि ये पैटर्न नहीं है, इस पैटर्न को हम कहते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इस पैटर्न की समझ आई है? यस सर, समझ आ गया। हाँ, और यही चीज जो है ना आपकी हफमैन कोडिंग की बैकबोन है। हफमैन कोडिंग में यही चीज यूज होती है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। और यही ग्रीडी अप्रोच है कि आप हफमैन कोडिंग में, कि ग्रीडी अप्रोच ये है कि आपने हमेशा उन 2 लिस्ट्स को कंबाइन करना है जिनकी जो है साइज वो मिनिमम है। मिनिमाइजेशन आ गया, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ग्रीडी अप्रोच। उसमें ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, और मर्ज पैटर्न से मुराद है उन 2 लिस्टों से पहला स्टार्ट लोगे जिनकी साइज कम से कम। ये मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम देखते हैं हफमैन कोडिंग क्या है, क्योंकि उसमें यूज होता है, तो पहले मैंने बता दिया कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या है। देखो जी, हाफमैन कोडिंग क्या है? हाफमैन कोडिंग एक डेटा कंप्रेशन टेक्निक है। जब आपने कोई डाटा भेजना हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या ओवर द नेटवर्क, तो लेट्स से कि डाटा है आपका 1 GB का, तो आप क्या कहते हो, यार कोई ऐसी टेक्निक में लगाऊं कि इसका साइज कम होकर लेट्स से 600 MB रहे, तो इजीली मैं सेंड कर देता हूँ। तो आगे जो है कंप्रेशन में दो टेक्निक्स होती हैं, लॉसलेस होती है और लॉसी भी होती है। लॉसलेस वो टेक्निक होती है कि जब कंप्रेस डाटा को आप अनकंप्रेस करो तो कोई भी डाटा जो है ना आपका जाया नहीं होता, कोई भी सिंगल बिट भी। जबकि लॉसी में ये होता है कि कोई ना कुछ चीजें जो है ना आपकी जाया हो जाती है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है। तो हफमैन कोडिंग जो है ना हमारे पास लॉस लेस कंप्रेशन टेक्निक है, जिसमें आप कंप्रेस करोगे डाटा को, छोटा करोगे, साइज को रिड्यूस करोगे, सेंड कर दोगे। जब ओरिजिनल रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको डिकोड करेगा, तो उसके पास ईच एंड एवरी बिट जो है ना वो रिट्रीव होगी, कोई भी एक चीज जो है ना वो जाया नहीं होगी। और हाफमैन कोडिंग हमेशा ये नेटवर्किंग में यूज होती है, जब आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो। तो मुझे पता चल गया कि ये कंप्रेशन टेक्निक है, डाटा को कंप्रेस करने के लिए यूज होती है। अच्छा, द आइडिया इज टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड टू इनपुट कैरेक्टर। आइडिया ये है कि इसका कि आप वेरिएबल लेंथ कोड जो है ना यूज करो। अभी क्या होते हैं वेरिएबल लेंथ कोड, हम आगे चलते तो हमें पता चल जाए। देखेंगे, तो ऑलरेडी मेरे पास जो है ना एक कोडिंग स्कीम मौजूद है, अस्काई है। मैंने कोई भी डाटा भेजना हो, मैं पहले उसको अस्काई में कन्वर्ट करता हूँ और मैं भेज देता हूँ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है वो अब हम देखते हैं। लेट्स से ये आपके पास कोई मैसेज है जो आपने भेजना है, BCCABBDDAC, इस तरह जो लिखा गया जो भी, और इसकी लेंथ जो है ना 20 है, यानी आप इसको लेटर काउंट करो तो 20 लेटर्स बनते हैं। चल, लेकिन आप इसमें देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना ABCD और E 5 ही कैरेक्टर नजर आएंगे। ठीक है जी। तो ऑलरेडी मेरे पास जो है ना एक बहुत यूनिवर्सली यूज होती है स्काई स्कीम है कि कोई भी अपने मैसेज भेजना है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो और भेज दो, अगला बंदा भी उसको बाइनरी में जो है अगेन कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेगा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं।
देखो जी, एक कैरेक्टर जो है ना ASCII 8 बिट में, वो आपकी 8 बिट जगह लेता है, ऐसा ही है। सर ये 7 Yes, बिट sir. भी हमने पढ़ा है एग्जाम। अच्छा, आप 8 8 बिट bit. देख लो, एक ASCII 8 बिट भी है, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर जी, बोले। थक गए हैं दिमाग। सर अब बस कर रहे हैं मैंने कहा, नहीं, बस नहीं काफी होगा, ये हाफ मैन के बाद बस होगा। तो नींद आ रही है। कोई बात नहीं, सो जाए। सर समझ बस वाले टॉपिक तो बस ऊपर से कर रहे हैं। अच्छा देखें जी, ये सर मैं इतना आपके सामने, टाइम है ना सर, अब तो टाइम रिड्यूस कर दिया है टाइम यार। है सर। सर 8 बजे ठीक है। नहीं 8 नहीं यार, ये 7 ठीक है, अच्छा टाइम। 7 मुश्किल है सर, बड़े 2 दिन से मैनेज नहीं हो रहा। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा ये देखो, एक मिनट बाद में डिस्कस करते हैं। आज का टाइम ही सेट नहीं हो रहा सर। तो अब हम देखते हैं कि हर जो करेक्टर है वो मेरे मैसेज में कितनी बार अपीयर हो रहा है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, ये काउंट हम देखते हैं। सेम मैसेज है जी, तो मैंने देखा ए जो है इस मैसेज में 3 बार आ रहा है, बी जो है वो 5 बार आ रहा है, सी 6 बार आ रहा है, डी 4 बार, और ई जो है वो 2 बार, और मैंने लिख भी दिया। अब मुझे पता है कि मैंने जो है ना 8 बिट का जो है ना एक करेक्टर के लिए कोड है, ASCII कोड, वो यूज होगा। तो देखो जी, 3 दफा आ रहा है ए, एक ए लेता है 8 बिट, तो 3 लेगा 24, ये मैंने लिख लिया। बी 5 दफा आ रहा है, 5 8 40, ये 40 लेगा। सी 6 दफा आ रहा है, 6 8 48, ये 48 लेगा। डी 4 दफा आ रहा है, 4 8 32। ई 2 दफा आ रहा है, तो 16। अब इनको काउंट करो, 16 24 40, 40 और 160। 40, हाँ ये 160 बनेगा, ठीक। तो 160 बिट जो है ना मेरे पास, उससे क्या होगा, ये मैसेज जो है ना एक जगह से मैं इसको कंप्रेस, मतलब कन्वर्ट कर दूंगा ASCII कोड में, भेज दूंगा, अगला बंदा भी जो है ना इसको डिकोड कर ले। और ASCII कोड क्योंकि यूनिवर्सली यूज होता है, तो मुझे जो है ना उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कंप्यूटर को, हर मशीन को पता है कि ASCII कोड यूज होता है। तो 160 बिट में इस मैसेज को मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ। अच्छा, तो क्या इससे कोई और कम तरीका भी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कंप्रेस होकर डाटा जाए। तो हम देखते हैं कि इससे कोई और तरीका भी है जिससे 160 से कम बिट यूज हो सके। ये था फिक्स्ड साइज, यानी कि हर एक कैरेक्टर के लिए साइज फिक्स था 8 बिट। उस सूरत में मैंने देखा कि 160 बिट जो है ना मेरे पास इतनी वो लगती है। अच्छा ठीक है, ये तो, अच्छा सॉरी, ये फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, ये गलती से लिखा गया, बल्कि ये भी ठीक है, फिक्स ही है, फिक्स साइज है ये भी। अच्छा अच्छा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार देखो मेरे पास जो है ना अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरी एबी से तो यूज नहीं हो रही ना, उसके लिए मुझे तो लगते हैं 8 बिट, या अगर उसमें बाकी चीजें भी शामिल हो, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर है, तो मुझे जरूरी है कि मैं इसकी 8 बिट यूज करूं? नहीं जी, कोई जरूरी नहीं है। देखो, अगर तो मैं सिर्फ सिंगल बिट यूज करता हूं जिसकी वैल्यू 1 या 0 होती है, तो मैं इससे 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं 2 बिट यूज करूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन की तादाद हो जाती है 4, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर है 5, तो मुझे, मेरी मजबूरी है कि 3 बिट यूज करने पड़ेंगे। 3 बिट से कैरेक्टर की मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो 8 हो जाते हैं, और वो 5 मेरे तो 5 या 3 फिर भी बच जाएंगे। तो ठीक है जी, मैं 3 बिट जो है ना कोड यूज करता हूँ। ए को मैंने एक 3 बिट का कोड दे दिया 000, बी को उससे नेक्स्ट 001, सी को 010, डी को 011, और ई को 100। ये मैंने जो है ना फिक्स साइज यूज कर लिया अपने हिसाब से, ताकि मुझे बिट्स को है ना ज्यादा यूज ना करना। अच्छा, अब मैं इसमें टोटल बिट्स को देखता हूँ जी, कितनी मेरे बिट्स जो है ना वो लगेंगी। तो देखो, हर बिट को, सॉरी, हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए मुझे 3 बिट। तो जैसे पहले मैंने काउंट किया था, तो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, हर किसी को मुझे निकल आएगा। तो पहले एक 3 दफा आया, 3 मल्टीप्लाई 3 9, यानी ये माइक ऑफ कर लो जिसका भी आना है। दूसरा बी है, वो 5 दफा आया, 3 5 15। तीसरा सी है, वो 6 दफा आया, 3 6 18। ठीक है, मैं खुद ही ऑफ कर, अच्छा जी, नेक्स्ट डी है मेरे पास, वो 4 दफा आया है, 4 × 3 12। ई
ये है मेरे पास नेक्स्ट, वो 2 दफा है, 2 0 3 6। तो इनको मैं काउंट करता हूँ, ये देखें 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 और 9 54, 54 और 6 60। मेरे पास जो है ना 60 बिट्स में रिड्यूस हो गया है ये मैसेज। लेकिन अभी मुझे एक मसला ये है, देखो मैंने तो कह दिया कि ए जो है ना उसको मैं 00 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी को मैं 001 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रिसीवर को तो ये चीज नहीं पता ना, रिसीवर को भी मैंने बताना है कि ये चीज है। तो मुझे ये चार्ट जो मैंने बनाया है, टेबल जो बनाया है, ये भी भेजना पड़ेगा। और उसमें मुझे क्या क्या चीजें भेजनी पड़ेंगी, देखो एक तो ये चीज भेजनी पड़ेगी ए बी सी डी ई के इस करेक्टर के लिए क्या है। और आपको पता है कि हर करेक्टर 8 बिट लेता है, तो टोटली 5 है, तो 40 तो इसकी बिट मुझे चाहिए होंगी। और उसके अलावा फिर मुझे ये चीज भी भेजनी पड़ेगी 3 6 9 12 और 15 प्लस 15 यानी कि 55 बिट्स इस टेबल की भेजनी पड़ेंगी साथ। 55 और 60 यानी कि मेरे पास टोटल आ गए 115। पहले मुझे चाहिए थी 160 बिट्स इसी मैसेज को भेजने के लिए, अब मुझे चाहिए 115 बिट्स। तो मेरा साइज प्रोड्यूस हो गया और काफी हद तक कम हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कोई तरीका है यार मैं मजीद रिड्यूस कर सकूं? तो वो हम देखते हैं कि इसके अलावा भी कोई है। हाँ जी बिल्कुल है, और वो है वेरिएबल साइज कोडिंग्स की। कि आप जो है ना, जैसे अभी फिक्स कर रहे थे, तो पहले 8 बिट फिक्स थी, फिर मैंने 3 बिट्स फिक्स की थी, कि आप साइज फिक्स ना करो, अब वेरिएबल साइज का कोड डालो। अच्छा ठीक है जी, लेकिन अब मैं किस करेक्टर को कौन सा कोड दूं और किस बेस पे दूं, ये कैसे पता चलेगा? ये मुझे बताएगा अब हाफमैन कोडिंग, जिसने ये स्कीम को मुतारिफ करवाया था। देखो हाफमैन काम करता है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, ठीक है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न अब हम देख के आ चुके हैं, उस पे काम करता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी या काउंट जो है ना वो काउंट कर लेना है, वो यहाँ पे मैंने इस टेबल में काउंट किया हुआ है। और फिर इसको जो है ना आपने असेंडिंगली यानी कि कम से ज्यादा की तरफ करके अरेंज कर देना। देखो ई सबसे कम आया है, तो ई जो है ना मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखी, और उसको मैंने काउंट भी लिख लिया 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना 3 ए आया था, तो मैंने दूसरे नंबर पे ए लिख लिया। 3 के बाद 4 डी है, तो तीसरे नंबर पे मैंने 4 लिख लिया। इस तरह बी अगले नंबर पे था, और आखिर में सी। तो मैंने इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लिया ताकि मुझे आसानी रहे, क्योंकि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न कहता है कि आप साइज देखो, जिनका 2 लिस्ट का सबसे कम साइज है उनको पहले मर्ज करो। तो अब मैंने क्योंकि 60 ही ऐसा कर लिया, तो अब मेरा काम आसान हो गया। तो देखो 2 और 3 है पहले, तो इनको पहले मैं मर्ज करने लगा। तो मैंने 2 और 3 को मर्ज किया, तो मेरे पास 5 आ गए। अब मेरे पास 4 लिस्ट रह गई हैं, एक में है 5, एक में है 4, फिर आगे है 5 और 6। अब देखो 2 को मैंने करना है, तो मेरे पास 2 आएंगी छोटी, एक का साइज 5 और 4, तो 5 का साइज है 2, तो इसमें आपके पास चॉइस है, कोई भी 5 आप ले लो और उसको 4 के साथ मिलाओ। बेशक आप इन 2 को ले लो या बेशक आप इन 2 को ले लो। तो मैं जो है ना इनमें से किसी एक को रेंडमली ले लूं। तो लेट्स से कि मैं जो है ना इस 5 को और इस 4 को ले लूं, ये मेरे पास हो गया 9। अब देखो आपके पास 3 लिस्ट बच गई हैं, एक का साइज है 9 इसका, एक का साइज है 5 इसका, और एक का साइज है 6। इसमें से जो 2 सबसे छोटी हैं उन्हें मैं जो है ना सिलेक्ट करूंगा, और वो मुझे पता चल गया कि 5 और 6। तो लो जी मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूं, इनको मैंने मर्ज करके 11 बना लिया। अब तो मेरे पास रही 2 गई हैं, तो सिंपली मैं इनको ही मर्ज कर दूं। ठीक है, समझ आई इसकी क्या हुआ है? जी सर, जी सर। तो बस अब मैंने जो है ना इन कैरेक्टर को इनकोड करना। इनकोड कैसे करना है देखो, क्योंकि देखो आपके पास ये ट्री बना है, ट्री के जो लेफ्ट जितने भी है ना चाइल्ड, उनको आपने जीरो कर देंगे। जीरो साइन करना है। तो लो जी मैं रूट से स्टार्ट करता हूँ, ये लेफ्ट है इसको 0 साइन किया, ये लेफ्ट है इसको 0 साइन किया, ये लेफ्ट है इसको 0 साइन किया। उसके बाद एक और लेफ्ट मेरे पास बचा हुआ, ये इसको मैंने 0 साइन किया। और जो भी आपके जितने भी राइट चाइल्ड हैं उन सबको 1 असाइन कर दो। तो लो जी यहाँ से स्टार्ट किया, 1 साइन कर 1 असाइन किया, 1 असाइन किया और 1 असाइन किया। बस अब आप जो है ना इनको ऊपर से नीचे जो है ना लिख लो। लो जी मैं ई के लिए काउंट करने लगा हूं, तो रूट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो ई का होगा रूट से 0 0 0 0 0 0 0। हाँ, तो ई का जो कोड होगा वो 0 0 0 होगा, यही में कोड है।
ए का मैं देखने लगा हूँ 0 0 1, लो जी 0 0 1। अच्छा उसके बाद बी का मैं देखने लगा हूँ 0 1, उसके बाद मैं बी का देखने लगा हूँ 1 0, और उसके बाद सी का 1 1। तो हाफमैन कोड स्कीम जो है ना वो कहती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि जो भी कैरेक्टर आपके मैसेज में ज्यादा दफा अपीयर होगा उसका कोड हमेशा शॉर्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा दफा आना है, ज्यादा दफा आना है तो उसका साइज कम रखो ताकि उसका जो कलेक्टिवली साइज है वो कम रहे। और ऐसे कैरेक्टर जो बहुत शादो नाजर आए हैं, एक आध दफा आए हैं, उनको बेशक आप बड़ा कोड भी दे दो। तो ये वेरिएबल साइज कोडिंग है कि जो कैरेक्टर जितनी दफा ज्यादा दफा आएगा उसका कोड उतना ही शॉर्टर होगा, और जो जितनी कम दफा आएगा उसका कोड बड़ा होगा। इसमें आप देखो सबसे कम दफा जो आया वो ई आया है, तो इस ई का कोड जो है ना इनमें सबसे बड़ा है, यानी कि 3 डिजिट्स वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आया है ए, वो 3 दफा आया है, उसका भी देखो कोड 3 डिजिट वाला है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आया डी, वो ज्यादा दफा आया, 4 दफा आया, तो उसका कोड देखोगे आप 2 दफा है, 2 डिजिट पे सॉरी। उसके बाद बी, वो भी ज्यादा दफा है, उसका कोड भी 2 है। सी, वो 6 दफा है, उसका कोड भी 2 डिजिट पे। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसका सिंगल डिजिट में भी आ जाए, अगर वो बहुत ज्यादा अपीयर हो तो पॉसिबल है। तो ये हाफमैन कोडिंग है। कंप्रेस करो डाटा को। अब हम इस बेशक आप कैलकुलेट भी कर लो कि कितनी डिजिट लगेंगी, वो हम देख लेते हैं। तो मैंने नहीं किया, पहले किया हुआ है। देखो देखो कैरेक्टर आपका ए 3 दफा आया है, और ए का कोड जो है वो 3 बिट्स ही ले रहा है, तो 3 क्रॉस 3 9। बी आपका 5 दफा आया है, उसका कोड जो है वो 2 बिट ले रहा है, 5000 पे 2 10। सी आपका 6 दफा आया है, उसका कोड भी 2 बिट ले रहा है, तो 6 × 2 12। डी आपका 4 दफा आया है, उसका कोड भी 2 बिट ले रहा है, 4 × 2 8। ई आपका 2 दफा आया है, उसका कोड 3 ले रहा है, बिट ले रहा है, तो 2 × 3 6। तो इनको आप काउंट करोगे तो 45 बिट्स आपके पास आ जाएंगे। 45 बिट्स ये, प्लस जो मुझे ये टेबल भी भेजना पड़ेगा, और टेबल मुझे पता है कि एक तो मुझे ये चीज भेजनी पड़ती है, और ये 5 है, 5 8 40 बिट, 40 बिट तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगी, और उसके अगेंस्ट एक मुझे ये भेजना पड़ता है। तो इसकी बिट में देख लेता हूँ, 3 × 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 11, 11 और 4 14, तो 14 बिट इसकी, यानी कि 54। 54 प्लस 45, ये तकरीबन 99 बिट्स में जो है ना आपका मैसेज मजीद रिड्यूस हो गया। तो देखो जितनी भी हमने स्कीम देखी है, आस्काई में 160 था, उसके बाद आपने फिक्स्ड साइज देखा, उसमें भी तकरीबन 120 कितना था, और मजीद फिर आपने वेरिएबल साइज में देखा तो 99 बिट्स तक आपका मैसेज जो है ना वो कह लो कि रिड्यूस हो गया। तो ये हाफमैन कोडिंग थी, डाटा कंप्रेशन टेक्निक, डाटा कंप्रेस करके भेजो। किस पे काम करता है? ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में। किस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे लाई करता है? कौन सी अप्रोच लगी हुई? ग्रीडी अप्रोच। क्या ग्रीडी अप्रोच है कि सबसे कम जो 2 छोटी लिस्ट हैं उनको वहां से स्टार्ट करो मर्ज करना। तो इस तरह से आपके पास जो है वो हाफमैन कोडिंग वर्क करती है। तो याद रखना है कि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न पे वर्क करती है। तो लो जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह जो है ना हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से स्टार्ट, इसका अगर कोई रहता हो तो वो मैं देख लूँ। ठीक है जी। अगर 8 बजे नहीं करना तो